सो गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे। हाँ, तो कल तक का जो हमने पढ़ा था आपने रिवाइज किया सभी ने? एनसीईआरटी बुक से पढ़ाई की? पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा? ठीक है, अच्छा अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या करोगे इतना पढ़ के, ना? हाँ देखो, जिसको क्लास में सब कुछ समझ में आ जाता है उसको भी एक बार तो बुक पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी तो जरूरी है आप लोगों के लिए। आप लोग अपने आप को इतना बिजी मत बनाओ कि जो जरूरी चीजें हैं उसके लिए टाइम ना बचे। ठीक है, ये तो आपको करना पड़ेगा, करना है, ये करना चाहिए वाली बात ही नहीं है। आपकी चॉइस तो है ही नहीं। जिस दिन आपने डिसाइड किया मुझे आईएएस बनना है, आईएएस की तैयारी करनी, चॉइस वहीं खत्म हो गई थी। वो एक ही चॉइस होती है बस कि आईएएस की तैयारी करनी, उसके बाद सारी चॉइसेस आपकी खत्म। आलस वालस तो बिल्कुल ही दूर छोड़ दो आप, उससे तो नाता ही मत रखो, ठीक है? पीछे वाले आप बेटा नए हो आज, न्यू स्टूडेंट या फिर पुराने स्टूडेंट आज आप आए? अच्छा आज आए हैं 6, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आ गए ये भी बहुत अच्छी बात है। नोट्स दिखाइए क्लासेस के, कैसे नोट्स बना रहे हैं आप? बन तो रहे, वेरी गुड, अच्छे नोट्स बना रहे हैं। पीछे, हाँ हाँ आप ही से कह रही हूँ जी, बिल्कुल। नाम क्या है आपका? मैम मुकेश नाम है आपका? नहीं, नोट्स तो बना रहे हैं, गुड, ठीक है। आपके नोट्स छूट जाता है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन स्पीड तो आपको आपको लिखने की हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी ना, ठीक है? मैं फिर भी धीरे ही डिक्टेट करती हूँ, और भी स्पीड में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है? मेंस के जो आपके जो क्वेश्चंस आप लिखोगे, आंसर्स आप लिखोगे, ठीक है, 150 वर्ड लिमिट। और क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? क्वेश्चन पेपर तो देखा होगा। अच्छा, आप में से ऐसे कौन कौन महान इंसान है जिन्होंने क्वेश्चन पेपर नहीं देखा? मैं साफ बोल रही हूं, अगर मेरी बातों से आपको बुरा लगे तो ज्यादा अच्छा है, आपको बुरा लगना चाहिए, ठीक है? बुरा लगना चाहिए, तभी सुधारोगे उसको। ईमानदारी से बताओ किस किस ने क्वेश्चन पेपर का को मतलब देखा है, समझा है। देखने का मतलब ये नहीं कि आज देख लिया बस। कितने क्वेश्चंस होते हैं? हैं? मेंस की बात कर रही हूं मैं। कितने? मैं टोटल क्वेश्चंस की बात कर। अच्छा, और कितने कितने वर्ड लिमिट के होते हैं? कितने क्वेश्चन होते हैं 150 वाले? पक्का? सोच लो। हाँ, आर यू श्योर? देखो आपसे सहयोग से आंसर निकल रहा है आपका। एक बोल रहे कॉन्फिडेंस से हाँ जी, तो बाकी भी बोल रहे हैं हाँ, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा है हमें सही बोल रहा होगा, है ना? चलिए अच्छी बात है, एक दूसरे पर भरोसा करना चाहिए, तो खुद पे भी थोड़ा ज्यादा करो। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, इतने ही क्वेश्चन होते हैं, उसी हिसाब से आपको लिखने की स्पीड बनानी होगी। 7 से 9 मिनट का आपके पास टाइम होगा क्वेश्चन लिखने के लिए, आंसर लिखने के लिए। अब उसमें आपको क्वेश्चन को पढ़ना भी है, उसको समझना भी है और फिर लिखना है। ये कोई कॉलेज का एग्जाम थोड़ी है कि हाँ क्वेश्चन में कोई एक शब्द समझ लिया, कोई एक वर्ड समझ में आ गया, लिख दिए 150। क्या है, कॉलेज के पेपर दे के आए हैं, कहाँ अंडर एस्टिमेट कर रहे हो हमें, लिख देंगे। कॉलेज के एग्जाम ऐसे होते हैं ना, पन्ने भरने होते हैं, लेकिन उसमें भी पन्ने भी इंफॉर्मेशन से भरे जाते हैं, ये भी पता होगा। तो ये तो यूपीएससी का एग्जाम है, मेंस का।
आप प्रैक्टिस करिए, आप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिए। 1 हफ्ता हो चुका है क्लासेस होते हुए, ठीक है। कितने व्यस्त हैं, क्या ही किया जाए। मैं समझ सकती हूँ आप लोग इतने ज्यादा बिजी हैं, नहीं मिलता होगा टाइम आप लोगों को, अग्री, इतने ज्यादा बिजी जो हैं आप। लेकिन थोड़ा अब आपने जब डिसाइड कर ही लिया यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो थोड़ा खुद पे थोड़ा उपकार कर लीजिए, खुद के लिए कुछ कर लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो टॉपिक शुरू करते हैं। कल हम पढ़ रहे थे राइज ऑफ रीजनल पावर्स, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। तो बताइए क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, ये जो टॉपिक था, इन क्षेत्रीय शक्तियों को कितने भागों में विभाजित किया गया? राइज ऑफ रीजनल, अब फुर्सत है किसका, हो गया पक्का? कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट कॉल हो तो आप बाहर जाकर अटेंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो तो। अब ये नहीं है कि सारी ही कॉल्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा अच्छा, नहीं अगर इंपॉर्टेंट है आपका तो मैं डेफिनेटली, मैं बोल रही हूँ ईमानदारी से, आप आराम से अपना कॉल अटेंड करिए, इंटरव्यू है आप अपना वो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, तो राइज ऑफ रीजनल पावर्स, इसको हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था? 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। बताइए कौन कौन से? सबसे पहले उत्तराधिकारी राज्य, नए राज्य और स्वतंत्र। उत्तराधिकारी राज्यों की श्रेणी में कौन कौन से राज्य शामिल हुए? बंगाल, अवध और हैदराबाद। क्यों इनको शामिल, क्या मतलब क्या है उत्तराधिकारी राज्य का? किसको कहा गया उत्तराधिकारी राज्य, बताइए। वंशानुगत चले आ रहे हैं ऐसा नहीं, जो पहले मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा थे और बाद में उन्होंने स्वयं को मुगल साम्राज्य से अलग करके अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, अलग राज्य बना लिया। तो क्योंकि वो पहले मुगल साम्राज्य का ही हिस्सा थे, इसीलिए इसको क्या कह दिया गया कि ये उत्तराधिकारी राज्य हो गए, ठीक है। और इसमें कौन कौन से राज्य शामिल है? इसमें है बंगाल, अवध और हैदराबाद। बंगाल, अवध और हैदराबाद। इसके बाद ये 2 वर्ग और एक में नए राज्य। तो नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, क्या समझाया था कल? नए राज्य कौन से? इस वर्ग में, श्रेणी में वो राज्य रखे, वो राज्य शामिल हैं जिनका उदय एक नई शक्ति के रूप में हुआ। और नई शक्ति के रूप में उदय क्यों हुआ था? क्योंकि पहले से मौजूदा जो शासन था उसके विरोध में जनता खड़ी हो गई, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर, स्थानीय स्तर पर, स्थानीय स्तर समझते हैं, ठीक है। किसी एक मतलब जैसे लोकेलिटी में, किसी एक स्थान पर किसी शासन के विरुद्ध अगर विद्रोह की भावना आ जाए और ये भावना आ जाए कि ये जो शासन है ये विदेशी शासन है, हम अपना स्वयं का शासन लेकर आएंगे, तो इस तरीके से जो मौजूदा शासन था यहाँ पर उसके विरोध में एक नए राज्य की स्थापना हुई। और नए राज्यों की श्रेणी में हम कौन कौन से राज्य रखते हैं? मराठा, जाट और सिख। मराठा, जाट और सिख। उसके बाद स्वतंत्र राज्य, इस श्रेणी में वो कौन कौन से राज्य आते हैं? जो पहले से ही स्वतंत्र शासन कर रहे थे। अब मुगल साम्राज्य के दौरान स्वतंत्र शासन, ये तो बहुत रेयरली पॉसिबल था। इसका मतलब या तो वो मुगलों के मित्र थे या उनको मित्रता के साथ साथ उनको अपने क्षेत्र में शासन करने का अधिकार प्राप्त था।
ठीक है, तो यहां पर कौन कौन से आ जाएंगे? राजपूत, मैसूर और केरल। ठीक है, ये तीनों हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ते हैं मराठा। तो लिखो नए राज्य, मेन हेडिंग, उसके बाद सब हेडिंग में बनाओ मराठा। ये जो शब्द है मराठा, ये अपने आप में एक पहचान है, पहचान है। ये क्षेत्रीय पहचान है, उस क्षेत्र में लोग रहने वाले लोगों की पहचान है। ये पहचान कहां से मिली? ये पहचान मिली मराठी भाषा से। मतलब मराठी भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, जिन्होंने एक नए राज्य की स्थापना की, तो वो लोग और वो राज्य किस नाम से जाना गया? मराठा राज्य के नाम से जाना गया। ठीक है, अगर हम इसके क्षेत्र के बारे में बात करें, चलो पहले गठन लिख लेते हैं। लिखो गठन। तो मराठा राज्य का गठन किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? छत्रपति शिवाजी के द्वारा इसका गठन किया गया। इसकी स्थापना, इस राज्य की स्थापना छत्रपति शिवाजी के द्वारा की गई और लगभग ये जो समय था वो था 1674 ईस्वी। ठीक है, अगर इसके क्षेत्र के बारे में बात की जाए, कौन सा क्षेत्र है ये, तो बताइए कौन से क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई? वर्तमान में जो महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है वहां पर इसकी स्थापना हुई, मराठा राज्य की नींव रखी गई। और जब छत्रपति शिवाजी ने इसे एक राज्य के रूप में स्थापित किया तो उन्होंने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। रायगढ़ उनकी राजधानी थी। अब आपका होमवर्क क्या है बताइए? आप समझ गए होंगे। अब आपको मैप में रायगढ़ देखना है। ठीक है, चलिए अब हम उन परिस्थितियों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इस क्षेत्र में एक नए राज्य के रूप में मराठा शक्ति इमर्ज हुई। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि दिल्ली सल्तनत के समय से ही यहाँ पर ये जो दक्कन वाला जो क्षेत्र है, इस दक्कन वाले क्षेत्र में बहमनी शासन था। पढ़ा था ना, बहमनीस। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये किसके अधीन था? पहले यहाँ पे थी बहमनी सल्तनत। फिर ये जो बहमनी सल्तनत थी ये 5 हिस्सों में टूट गई थी। इसके 5 हिस्से बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से थे बताइए? बीदर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बरार। देखा, सहयोग से 5 नाम आ गए। किसी एक को 5 नाम याद है? एक अभी भी बचा हुआ है। जिससे पुर्तगालियों ने गोवा लिया था, बीजापुर। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र था ये बहमनी सल्तनत के नाम से या दक्कन की सल्तनत के नाम से जाना जाता था दिल्ली सल्तनत के समय में। उसके बाद ये 5 हिस्सों में टूट गया, सबका अपना अपना शासन हो गया। फिर मुगल सत्ता आई और मुगल सल्तनत के समय में, मुगल साम्राज्य के समय में इसी क्षेत्र को अपने कब्जे में करने के लिए बार बार यहाँ पर प्रयास किए गए। ठीक है, और अकबर के समय पे भी काफी सफलता मिली। जहांगीर, शाहजहां और फिर औरंगजेब का शासन आया, उन्होंने भी काफी नियंत्रण किया। ये जो क्षेत्र है बहमनी वाला, इसी क्षेत्र में यहाँ पर कौन सी एक नई शक्ति उभरी, उसका नाम है मराठा। यहाँ पर आदिल शाही का शासन था। कौन थे? जो वंश था उसका नाम क्या था? आदिल शाही। अब एक तरफ आदिल शाही और दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य। ठीक है, यहां पर किसका शासन था? एक तो आदिल शाही का
और दूसरी तरफ से इसी आदिल शाही पे कौन बार बार अटैक कर रहा था? यहां से किसका इन्फ्लुएंस था? यहां से मुगलों का, क्योंकि मुगल क्या कर रहे थे? दक्कन में अपनी शक्ति का प्रसार कर रहे थे। अब एक बात सोचिए, यहाँ के जो स्थानीय जनता थी उसके ऊपर या तो अत्याचार हो रहा है किसके द्वारा? आदिल शाही, वो भी इस्लामिक रूलर, और अत्याचार हुआ किसके द्वारा? मुगलों के द्वारा, क्योंकि वो अपनी जो पावर है उसको इंपोज करने की कोशिश करते, उस क्षेत्र में अपना दबदबा बना रहे थे। तो जो स्थानीय जनता थी वो दोनों से ही परेशान थी। कहते हैं कि उस समय ऐसा होता था कि जनता के ऊपर अपना शासन दिखाने के लिए, अपनी शक्ति को बनाए रखने के लिए कभी कभी प्रशासन के जो लोग होते थे वो बड़ा नेगेटिव, जो उनका जो एक्शन होता था, रवैया होता था, बड़ा बुरा हो जाता था। कैसे? वो अत्याचार करते थे जनता के ऊपर, कभी उनके घर जला दिए, मारपीट कर दी, जबरदस्ती उनसे राजस्व वसूला, ठीक है, या जो भी वो मार्केट वगैरह लगाते थे, बाहर बाजार वगैरह लगाते थे, उनका सामान तोड़ फोड़ दिया, उठा ले गए, सामान उठा ले गए, ठीक है, लोगों को परेशान करना, मार पिटाई करना। और अब वहां की जो स्थानीय जनता थी जब देख लेते थे कि प्रशासन के लोग आ रहे हैं तो सब क्या करते थे? वहां से निकल के सब अपने घरों में घुस जाते थे, अपने काम छोड़ छोड़ के घरों में छुप जाते थे। अब ये माहौल वहां पे सब लोग बर्दाश्त कर रहे थे, और वहीं पे एक बालक जिसका नाम क्या था? शिवाजी। अब वो भी देख रहा है, अपने बचपन से वो देखते आ रहे हैं इस तरीके का शासन, तो उनके मन में एक भाव था कि ये कौन है जो यहाँ आते हैं, हमारे ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, चीजें छीनते हैं, ठीक है, और हम इनकी बातें मानते हैं। तो उन्होंने, तो उनकी माता जी ने उनको बताया, उनके आस पड़ोस के लोग उनको समझाते थे, कहते ये शासन है हमारे ऊपर, ये शासक वर्ग से हैं। तो उन्होंने कहा हमारी बनाई हुई चीजों को ये क्यों लेके जाते हैं, इनका क्या अधिकार? तो उन्होंने कहा शासन का तो अधिकार होता है। तो कहते क्या शासन के सिर्फ अधिकार होते हैं? क्या शासन ऐसा ही होता है? तो उनको ये बताया गया कि ये जो शासन है ये इस्लामिक शासन है, मुस्लिम शासन है, चाहे फिर वो आदिल शाही हो या फिर मुगल हो। उन्होंने कहा, तो उन्होंने कहा ये बाहर से आए हुए हैं, विदेशी लोग हैं, इसलिए हमारे ऊपर इस तरीके का शासन करते हैं। अब उनके मन में क्या विचार आया कि अगर ये बाहरी शासन है, विदेशी शासन है, तो ऐसा व्यवहार होता है, अगर हमारा खुद का शासन होता तो उन्होंने कहा तब ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कहा तो हमारा खुद का शासन क्यों नहीं आता? तो उन्होंने कहा ऐसा कोई वीर योद्धा आए जो इस भूमि को इनसे मुक्त कराए और यहाँ पे खुद का शासन स्थापित करे, अपने राज्य की स्थापना हो। कहते हैं बचपन से ही उन्होंने अपनी माता जी से शिक्षा ली, ठीक है, और इसी भाव के साथ वो बड़े हुए कि एक दिन उनको इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में उनको स्वयं के राज्य की स्थापना करनी है, जहां लोगों का स्वयं का शासन हो। और उनकी एक्टिविटीज ऐसी होने लगी, और कहते हैं कि बचपन से ऐसा ग्रुप बना लिया उन्होंने, जो मित्र मंडली हुआ करती है ना, ऐसा उन्होंने एक समूह बना लिया। कहते हैं जब भी प्रशासन के लोग आया करते थे, छुप जाते थे, पेड़ों पे छुप गए, और छुप छुप के प्रशासन के लोगों के ऊपर अटैक करते थे, पत्थर मारे, कभी रस्से वस्से बांध के उनके घोड़े गिरा दिए, इस तरीके की हरकतें। और बड़ा मोटिवेट होते थे कि देखो हमने उनको हरा दिया, देखो हमने उनको हरा दिया। और इस तरीके से उनका जो क्षेत्र था, जो स्थानीय लोग थे, वो बचपन से उनके ऐसे इस तरीके के जो काम थे वो देख रहे थे। उनको लगता था कि हाँ ये चाहे किसी ने उम्मीद की हो या ना की हो, बड़े होके राजा बनेंगे, राज्य करेंगे, लेकिन ये जरूर था कि ये बाहरी शासन या जो शासन है मौजूदा उसका विरोध करते हैं ये। और जब वो बड़े हुए तब उन्होंने इस आंदोलन को और बड़ा बनाया और स्थानीय लोगों को अपने साथ में मिलाया, और आदिल शाही और मुगल साम्राज्य दोनों के खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, क्योंकि उनको मास मूवमेंट, मतलब मास लेवल पर, बड़े स्तर पर अपने स्थानीय लोगों का साथ उनको मिला। स्थानीय जो मराठी भाषी जो योद्धा थे वो उनके साथ थे, और उन्होंने फाइनली रायगढ़ वाले क्षेत्र से इन्होंने अपने शासन की स्थापना कर दी। वहां पर प्रशासन को बाहर निकाल के इन्होंने कह दिया कि अब यहाँ पर हम खुद शासन करेंगे, और स्वराज स्थापित होगा। यहाँ पर क्या होगा? स्वराज। तो शिवाजी ने स्वराज की स्थापना की, ठीक है, स्वयं का राज्य। इसका मतलब उनके मन में जो भाव था वो क्या था कि पहले जो शासन मौजूद था वो कैसा था? वो बाहरी था, वो विदेशी था, ये स्वयं का राज है, ठीक है।
कि हम करेंगे शासन यहाँ पे खुद अपने लोगों के लिए, सब मिलकर करेंगे। और इसीलिए आप देखो कि जितने भी मराठा जो ये योद्धा वर्ग थे, ये अलग अलग घराने से थे। मेनली जो देशमुख फैमिलीज हुआ करती थी, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसमें। ठीक है, आगे जब इसके प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे तब बताऊंगी देशमुख और देशपांडे का क्या रोल होता था। ये समझ लीजिए स्थानीय स्तर पर अधिकारी हुआ करते थे, जो राजस्व के माध्यम से, राजस्व वसूलने के माध्यम से लोगों से सीधे तौर पर जुड़े हुए थे। तो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया इस राज्य के गठन में, शिवाजी के का साथ दिया, इन्होंने बहुत सहयोग किया। ठीक है, और इस तरीके से लगभग 1674 में 1674 में मराठा राज्य इमर्ज हुआ। अब स्थापना की शिवाजी ने। शिवाजी के बाद इस रिजीम को या मराठा राज्य को आगे बढ़ाया किसने? इनके बेटे संभाजी ने। ठीक है, संभाजी और ये समझ लीजिए उस समय, जिस समय संभाजी थे उस समय औरंगजेब मुगल बादशाह थे, और दोनों एक दूसरे के शत्रु, क्योंकि औरंगजेब कभी भी नहीं चाहते थे कि दक्कन में कोई नई शक्ति यहाँ पर उठ जाए, नई शक्ति का उदय हो जाए दक्कन में, क्योंकि दक्कन का सूबा उन्हीं के जिम्मे था ना पहले, तो बड़ा लगाव था दक्कन से उनका। तो कहते हैं कि संभाजी की हत्या कर दी गई, उनको मार डाला गया, और संभाजी के बाद उनके बेटे शाहू जी, उनको मुगल कैद में रखा गया। ठीक है, तो शिवाजी के बाद कौन आए? संभाजी, और संभाजी के बाद कहते हैं शाहू जी बिल्कुल वही बाल अवस्था थी इनकी भी, 12 साल के आसपास। ठीक है, बहुत कम आयु से ही इनको 10-12 साल के आसपास इनकी आयु रही होगी, उसी समय से इनको मुगल कैद में रखा गया। औरंगजेब ने इनको कैद किया। ठीक है, इनके पिता संभाजी की हत्या कर दी और इनको मुगल कैद में रखा। अब जैसे ही इनको मुगल कैद में रखा, उस समय ये था कि अब मराठा गद्दी को कौन संभालेगा, कौन होगा इसका उत्तराधिकारी, अब कौन इसको संभालेगा। तो इनके एब्सेंस में इनके भाई राजा राम के द्वारा एक संरक्षक की भूमिका निभाई गई। इन्होंने राज किया शाहू जी की एब्सेंस में, इनकी अनुपस्थिति में राजा राम ने मराठा राज्य को संभाला। और फिर जब राजा राम की मृत्यु हुई तो फिर इनकी पत्नी ने इसको संभाला। ठीक है, इनकी पत्नी ने राज्य को संभाला। अब कहते हैं कि सबका प्रयास ये था, पूरे जो मराठा जितने भी अधिकारी थे, जो मंत्री थे, वो सब ये चाहते थे किसी भी तरीके से जो इसका उत्तराधिकारी है उसको मुगल कैद से आजाद कराया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि इतने बड़े राज्य, एक मराठा राज्य, एक ऐसी शक्ति, ठीक है, और उसके उत्तराधिकारी कहां पर हैं? मुगलों की कैद में। तो ये शासन कैसे चलेगा जब तक उत्तराधिकारी ही कैद में होगा? तो कहते हैं बहुत सारे लोग इनको वहां से रिहा कराने के लिए प्रयास कर रहे थे, और उसमें सबसे बड़ा नाम जो सबसे ज्यादा आगे थे वो थे बालाजी विश्वनाथ। क्या नाम था उनका? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ बहुत लंबे टाइम तक ये प्रयास करते रहे कि किसी तरीके से इनको मुगल कैद से आजाद करा लिया जाए। ठीक है, बालाजी विश्वनाथ। उसी समय राजा राम की पत्नी शासन कर रही थी। अब कहते हैं कि समर्थन में तो वो भी थी कि वो वहां से रिहा होके आ जाएं, और परिस्थितियां भी ऐसी बनी कि उस समय औरंगजेब की हो गई मृत्यु 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद ये कहा गया कि अब प्रयास किया जाए, और ज्यादा प्रयास किया जाए, क्योंकि अब अगला बादशाह आएगा। और 1707 से लेके वहां पे उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा अच्छा मौका है, राजनीतिक दृष्टि से अच्छा मौका है, अब प्रयास किया जाए, शायद हम उनको रिहा कराने में सफल हो जाएंगे। अब कहते हैं कि मुगल बादशाह की तरफ से, जो अगले मुगल बादशाह, उनकी तरफ से थोड़ा एक उदार व्यवहार किया गया। अब उदार नहीं, कूटनीतिक व्यवहार था ये,
उदार व्यवहार किया गया। उन्होंने कहा कि हम शाहू जी को अपनी कैद से रिहा कर रहे हैं। अब बालाजी विश्वनाथ पहुंच गए वहां लेने के लिए। पहले तो उनको यकीन ही नहीं हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उनको रिहा कर रहे हैं, इतने सालों तक उनको कैद में रखा, अब उनको रिहा कर रहे हैं। कितने मुगल बादशाह से पूछा गया है कि क्यों रिहा किया जा रहा है उनको। तो उन्होंने कहा कि ये तो दक्कन में ही अपना शासन स्थापित कर लेंगे और सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, सबसे बड़ी चुनौती बन जाएंगे ये दक्कन में, तो क्यों इनको रिहा किया जा रहा है, ऐसा काम क्यों कर रहे हो आप। उन्होंने कहा कि दक्कन में मराठा क्षेत्र के ऊपर सिर्फ मुगलों की नजर नहीं है, आसपास की बहुत सारी शक्तियों की नजर है। और जब सबको ये पता चलेगा कि शाहू जी को रिहा किया जा रहा है, तो यहां से तो रिहा होके जाएंगे जीवित, जरूरी थोड़ी है जीवित पहुंच भी जाएं, रास्ते में कुछ भी हो सकता है। उनका उद्देश्य ये था कि किसी भी तरीके, जब तक सबको, पूरे मराठा क्षेत्र को ये पता है कि उनके उत्तराधिकारी जीवित हैं, मुगल कैद में हैं, तब तक ये मराठा शासन बना रहेगा। एक बार ये हो जाए कि अब इनके उत्तराधिकारी नहीं रहे, उसके बाद ये कमजोर पड़ जाएगा। अब कहते हैं उनको रिहा कर दिया गया। बालाजी विश्वनाथ समझ गए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, इनको रिहा किया जा रहा है, मतलब रास्ते में दिक्कत आएगी। करे बहुत छुपते छुपाते, बहुत सीक्रेटली बालाजी विश्वनाथ सफल रहे उनको वहां से लेकर आने में, और पहुंच गए। अब जैसे ही वो अपने यहाँ सतारा की गद्दी उनकी थी, वहां पहुंचे, अब मराठा परिवार में ही दो दल बन गए। एक कौन सा, राजा राम की पत्नी वाला जो इतने समय से शासन कर रही थी, और दूसरा जो शाहू जी के पक्ष में। अब इतने समय के बाद जब वो रिहा होके आएंगे तो मराठा, जितने भी मराठी लोग थे वो सब क्या कहेंगे कि हमारे उत्तराधिकारी, हमारे असली जो राजा हैं, अब वो आ गए हैं, अब गद्दी उनको सौंप दी जाए। अब जैसे ये विचार आया, वैसे ही जो राजा राम जी की पत्नी थी, उन्होंने कहा कि नहीं सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा कि जिसने इतना लंबा समय मुगलों की कैद में बिताया हो, मैं उसकी मंशा पर, उस पर कैसे यकीन कर लूं कि वहां पर पले बड़े, वहां पर रहे। ठीक है, कहते हैं कि भले ही ये कहा जाता है कि शाहू जी मुगल कैद में रहे थे, लेकिन कैदियों की तरह नहीं रखा गया था उनको। जैसे मुगलों के राजकुमारों को सुविधाएं दी जाती थी, उनका अलग से महल होता था, उसी तरीके से उनके अलग रहने की व्यवस्था थी। एक राजकुमार को जितना सम्मान मिलना चाहिए, उतना सम्मान, उतनी सुविधाएं उनको दी जाती थी। तो कहते हैं कि जो इस तरीके से वहां पर रहकर आया हो, मैं कैसे यकीन कर लूं कि ये मराठी लोगों के हित में शासन करेंगे। जो इतने समय वहां पर रहकर आ गए, उन पर यकीन नहीं किया जा सकता। जब तक प्रमाणित ना हो जाए, हम गद्दी नहीं छोड़ेंगे। और उसके बाद मराठाओं में दो भाग हो गए। एक ने कहा कि ये बिल्कुल उचित कह रही हैं, और दूसरों ने कहा कि नहीं, अब आ गए हैं तो सीधे इनको गद्दी सौंप दी जाए। दोनों के बीच में युद्ध हुआ, और फाइनली लास्ट में अंतिम रूप से ये निर्णय लिया गया कि मराठा राज्य की दो गद्दियां होंगी, एक होगी सतारा और दूसरी होगी कोल्हापुर। सतारा वाली गद्दी शाहू जी की होगी, और जो कोल्हापुर वाली गद्दी है वो इनकी पत्नी और इनके बच्चों की होगी। ठीक है, तो दो गद्दियां बनी मराठा राज्य की, सतारा और कोल्हापुर। अब शाहू जी के आने के बाद से ये समझ लीजिए कि ये राजा के पद पर तो थे, लेकिन इनके बाद मराठा राज्य में हम किसी राजा की बहुत बड़ी भूमिका नहीं पाते, हम पेशवा, एक जो पद है उसकी भूमिका पाते हैं। मतलब मराठा राज्य में शाहू जी के बाद जो प्रभाव बना, वो राजा का नहीं बना, वो किसका बना? वो पेशवा का बना। ठीक है। शाहू जी के पास सतारा, हाँ ठीक है। अब शाहू जी के बाद, तो लिखो शाहू जी के बाद मराठा राज्य की उन्नति में, मराठा राज्य की उन्नति में पेशवा के पद का बहुत
योगदान रहा, पेशवा के पद का बहुत योगदान रहा। अब ये पेशवा का पद क्या था ये सुनो। शाहू जी के पश्चात या शाहू जी के बाद मराठा राज्य में पेशवा के पद का मुख्य योगदान था। मराठा राज्य की उन्नति में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। देखो, शिवाजी जब थे, शासन कर रहे थे, उस समय शिवाजी के दरबार में, शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान होते थे। क्या होते थे? अष्टप्रधान। इसका मतलब 8 प्रमुख होते थे। अष्ट मतलब 8, इसका मतलब 8 प्रधान हुआ करते थे। और इन अष्ट प्रधानों में से जो सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता था वो पद होता था प्रधानमंत्री का। किसका होता था? प्रधानमंत्री। बोर्ड पे लिखा है बेटा, प्रधानमंत्री। कहते हैं कि राजा के बाद, राजा कौन? अब हम ये इनके टाइम में अष्ट प्रधान थे, ये अष्ट प्रधान की परंपरा चल रही थी। अब आगे शाहू जी। अब शाहू जी के समय में राजा होते हैं, राजा की मंत्री परिषद होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मतलब राजा को सहयोग करने के लिए जो मंत्रीगण होते हैं, ठीक है, उन मंत्रीगणों में शिवाजी के दरबार में अष्ट प्रधान हुआ करते थे, 8 प्रधान। इन 8 प्रधानों के पास अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग विभाग हुआ करते थे। किसी के पास सैन्य विभाग, किसी के पास राजस्व विभाग, किसी के पास न्याय। ठीक है, इस तरीके से ये 8 जो प्रधान थे, इनके पास 8 विभाग हुआ करते, 8 अलग अलग जिम्मेदारियां थी, 8 मंत्रीगण थे। ठीक है, अब आगे शाहू जी। ठीक है, शाहू जी के आने के बाद, जब शाहू जी आए तो बताइए सबसे बड़ा योगदान शाहू जी को लाने में किसका रहा था? कौन सबसे नजदीकी था उनके? बालाजी विश्वनाथ थे। तो जब उन्होंने अपनी मंत्री परिषद का गठन किया, जब उन्होंने अपने अष्ट प्रधानों का गठन किया, तो उन्होंने इस प्रशासन का जो सबसे मुख्य पद था, कौन सा? प्रधानमंत्री का पद, जिसे पेशवा कहा जाता था, वो किसको सौंप दिया? ये सौंप दिया बालाजी विश्वनाथ को। ठीक है, देखो अब समझना इस चीज को। शाहू जी से पहले भी या बालाजी विश्वनाथ से पहले भी पेशवा का पद, प्रधानमंत्री का पद हुआ करता था, लेकिन उस समय तक राजा का जो पद होता था, राजा की जो गरिमा, उसका प्रभाव वो सबसे ज्यादा होता था। लेकिन जब बने पेशवा कौन? बालाजी विश्वनाथ, उसके बाद से राजा के प्रभाव से कहीं ज्यादा प्रभाव किसका था? बालाजी विश्वनाथ का। क्योंकि शाहू जी तो आए थे इतने समय से मुगलों की कैद से आजाद होकर, वहां से रिहा होकर, तो प्रशासन में तब तक अच्छी खासी पहचान, अच्छी पहुंच किसने बना ली थी? बालाजी विश्वनाथ। और फिर उनको बना दिया गया पेशवा। तो जैसे ही पेशवा बने, कहते हैं कि पेशवा के पास ये अधिकार होता था कि जितने भी विभाग हैं, उन विभागों के जितने प्रमुख हैं, उन सभी प्रमुखों पर नियंत्रण करने का अधिकार होता था प्रधानमंत्री का। जैसे वर्तमान में भी सब अलग अलग विभागों के मंत्री होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं, और उन सभी मंत्रालय के ऊपर मुख्य नियंत्रण किसका होता है? प्रधानमंत्री का। तो वही पोजीशन हो गई। तो बालाजी विश्वनाथ जो थे वो समय के साथ साथ और ज्यादा ताकतवर होते चले गए, और पूरा मराठा जो राज्य था वो कहीं ना कहीं पेशवा के नाम से चलना शुरू हो गया। पेशवा की ताकत ज्यादा बढ़ गई। राजा थे ना, जैसे अभी राष्ट्रपति हैं ऐसे राजा थे, उनका नाम तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन एक होता है ना शक्ति का प्रयोग करने वाला। तो क्योंकि सभी मंत्रालयों के ऊपर नियंत्रण प्रधानमंत्री का होता था और प्रधानमंत्री बालाजी विश्वनाथ थे, तो उन्होंने अपनी शक्ति का पूरा उपयोग किया और अपना प्रभाव बनाया पूरे क्षेत्र में। तो ऐसा प्रभाव था बालाजी विश्वनाथ का कि मराठा मतलब पेशवा, मराठा मतलब पेशवा। समझ आ गया?
जो पेशवा थे, इनकी जो गद्दी थी, इनका जो आवाज था, गद्दी इनको कहाँ की मिली? पूना की। तो इसीलिए पूना के पेशवा हमेशा से पॉपुलर रहे। जो पेशवा थे उनकी गद्दी कहाँ की थी? पूना की। ठीक है, क्लियर? अब देखो, बालाजी विश्वनाथ जब पेशवा बने थे तो इनको योग्यता के आधार पर पेशवा बनाया गया था, ठीक है। लेकिन इनके पश्चात बालाजी विश्वनाथ के बाद से जो पेशवा बने, इनका समय है 1713 से 1720 के आसपास, ठीक है। बालाजी विश्वनाथ के बाद इनके बेटे बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट, वो अगले पेशवा बने, पेशवा बाजीराव, ठीक है। अगले कौन बने? बाजीराव प्रथम, बाजीराव फर्स्ट। हाँ, इन्होंने किया था आक्रमण, ठीक है। अब जैसे ही बाजीराव प्रथम आए, उसके बाद से ये समझ लीजिए, बाजीराव प्रथम के समय से ये जो पेशवा का पद था, अब ये पद कैसा हो गया? वंशानुगत हो गया। क्यों? क्योंकि ये बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। अब हालांकि वैसे तो वंशानुगत हो गया, लेकिन योग्यता भी देखी जाए तो उस समय जितने भी मौजूद थे जो ये कह रहे थे कि हम भी एक कैंडिडेट हैं, है ना, उन सब में सबसे ज्यादा योग्य भी यही थे, ठीक है। लेकिन क्योंकि पेशवा के बेटे थे तो इसलिए क्या कह दिया गया कि अब ये पद कैसा हो गया? वंशानुगत। तो लिख लीजिए, बाजीराव प्रथम के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया। पेशवा का पद वंशानुगत हो गया, ठीक है। बाजीराव प्रथम का बहुत बड़ा योगदान रहा, लिखो इनका योगदान, साइड में लिख लेना, योगदान लिखो इनका। कहते हैं कि जब बाजीराव प्रथम जब पेशवा बने तो इन्होंने मराठा राज्य का विस्तार करना शुरू किया और इन्होंने गुजरात और पूरा मालवा वाला जो क्षेत्र है, इन्होंने मराठाओं के अधीन कर लिया, ठीक है। लिखो, बाजीराव प्रथम का मराठा राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा, मराठा राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान रहा। इन्होंने गुजरात और मालवा क्षेत्र में, गुजरात और मालवा क्षेत्र में मराठा शक्ति स्थापित की, मराठा शक्ति स्थापित की। ठीक है। कहते हैं कि बाजीराव प्रथम अपने जीवन काल में कभी भी पराजित नहीं हुए। इन्होंने ना सिर्फ गुजरात और मराठा, मतलब जो ये मालवा वाला क्षेत्र है, इसको मराठाओं के अंतर्गत अधीन किया या मराठाओं की शक्ति यहाँ स्थापित की, बल्कि दक्खन में भी मराठाओं की जो पोजीशन थी, जो उसका क्या कहते हैं, जो क्षेत्र था, उसको विस्तार दिया। दक्खन में कौन था इस समय में? बाजीराव प्रथम के समय में, जब बाजीराव प्रथम थे, या बाजीराव प्रथम छोड़िए, आप ये बताइए जब मराठा थे दक्खन में, तो और दक्खन में कौन सी शक्ति थी बताइए? वेरी गुड, हैदराबाद के निजाम। और दक्षिण में मराठाओं के समय में दक्खन और दक्षिण में और कौन कौन थे? वेरी गुड, हैदराबाद, मैसूर, ये बड़ी शक्तियां थी। ठीक है, तो बाजीराव प्रथम ने दक्खन में भी मराठाओं की शक्ति को स्थापित किया। कहते हैं जब 1738 के समय में, इनका जो शासनकाल है वो 1720 से 40 तक है। कब है? 20 से 40 तक। 1738 के आसपास जब इनको दिल्ली पर आक्रमण करना था, तो ये पहले संधि करने के लिए, समझौता करने के लिए, बातचीत करने के लिए पहुंच गए। कहां पर? हैदराबाद के निजाम के पास। कहते हैं कि सारे मराठाओं ने कहा, पेशवा से कहा कि ये जो आपका निर्णय है ये बहुत ही खतरनाक है, सही नहीं है।
वो निजाम है। अगर आप दिल्ली पर अटैक करने सीधे जाओगे तो भी निजाम आएगा, और सीधे निजाम से बात करने जाओगे तो वो तो है ही। और कहते हैं निजाम के पास इतनी बड़ी सेना थी, मुगलों से अलग भले ही हो गए थे, लेकिन मैंने आपको बताया था कि मुगलों की सॉवरेंटी के साथ चलते थे, उसकी संप्रभुता को मानते थे, भेंट उपहार इत्यादि भेजा करते थे, तो सपोर्ट था। तो कहते ये तो मुगलों के सूबेदार रहे हैं, और पूरे दक्कन में हैदराबाद का बहुत ज्यादा दबदबा हुआ करता। मैंने कहा निजाम से बात करना बिल्कुल भी सही नहीं है। और बाजीराव प्रथम ने कहा एक काम करिए, हमारी सेना उससे छोटी है, ये हमको तो पता है लेकिन उसको थोड़ी पता है, तो काम करिए सारी सेना को तैयार कर लीजिए, मैं हैदराबाद के निजाम से अकेले में बात करने जाऊंगा। उन्होंने कहा अकेले? फिर तो ये और भी ज्यादा खतरनाक है। उन्होंने कहा ठीक है, जैसा भी है जाता हूं। तो बाजीराव प्रथम अकेले पहुंचे वहां पर उनसे बातचीत करने। निजाम के सामने जैसे ही गए, वो वहां शेर अपने अगल बगल, उनके आसपास शेर बैठे हुए, शेर पालते थे। देखो एक चीज इतिहास से सीखो आप, अगर ये जो सब्जेक्ट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ये आपको ये राजवंशों के बारे में, या जो जो हमारे अतीत में जो परिवर्तन हुए, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो परिवर्तन हुए, ये सिर्फ उसको नहीं पढ़ रहे हो आप इसे सीखिए। सोचिए निजाम अपने साथ शेरों को रखते थे, उनके एक इशारे पर शेर जिसको चाहे मार दें। मान लीजिए कोई योद्धा हो, कोई जिसे कहते हैं कोई गार्ड हो, है ना, तो उससे तो इंसान सोचे लड़ ले। अब हर कोई शेर से थोड़ी लड़ ले, वो शेर पाल दे। क्यों करते थे वो ऐसा? ताकि सामने से जब शत्रु आए तो उनको देख के ही डर जाए, डर होता था। इसी डर के लिए तो बलबन अपने साथ ऐसे सेफ्टी गार्ड्स रखता था कि जिसको देख के डर लग जाए। इसीलिए तो अलाउद्दीन खिलजी अपना ऐसा रूप रखता था कि उसको देख के डर जाए दुश्मन। तो आधा जो युद्ध होता था वो तो डरा के जीत लेते थे। ठीक है, अब कहते बाजीराव प्रथम से सबने कहा कि अकेले, अरे अपने साथ थोड़े से ले जाइए, सुरक्षा दल ले जाइए, तो टुकड़ी ले जाइए एक सेना की। उन्होंने कहा नहीं, जाता हूं। अब निजाम उनको देख के हैरान कि अकेला आ गया, निजाम से मिलने अकेला आ गया पेशवा। बातचीत तो इन्होंने कहा क्यों आए हो? जब अकेले आए हो तो होशो हवास में तो आए होंगे, तो बताइए क्यों आए हो? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं क्योंकि मैं दिल्ली पे अटैक करने वाला हूं। निजाम परेशान, पहले तो हैरान था, फिर परेशान हो गए, क्या अजीब, एक तो मेरे सामने आने में डर नहीं लगा, फिर मुझे आके बोल रहे हैं कि मैं दिल्ली पे अटैक करूंगा। तो उन्होंने कहा तो फिर मुझे यहाँ आके क्यों बता रहे हो? बोले इसलिए बता रहा हूं कि जब दिल्ली पे मैं अटैक करूं तो चुपचाप बैठे रहना। फिर धमकी, मेरे घर पे आके मुझे ही धमकी। सब ठीक है? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, सारी तैयारी करके बैठा हूं, या तो शर्त मान लो, वरना जो सेना दिल्ली के लिए तैयार कर रखी है उसे पहले हैदराबाद ले आता हूं। उन्होंने कहा तुम जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? हैदराबाद का निजाम हूं। बिल्कुल जानता हूँ, पूरा दक्कन फिर मेरा दबदबा चलता है, मेरी शक्ति चलती है, इतनी विशाल सेना है मेरी। तो उन्होंने कहा आपकी सेना के बारे में तो सबको पता है, पर क्या आपको मेरी सेना के बारे में पता है? अब निजाम सोचे कि ये जरूर कुछ करके आया है, ये अकेला नहीं आया, पीछे कोई ना कोई इसके बैक सपोर्ट में है, या फिर इसकी सेना इसने ऐसे छुपा रखी है, किसी को पता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कम सेना होती, कमजोर सेना होती तो ये इंसान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि तुम यहां पर अकेले चले आए और इतनी बड़ी बात मुझे बोल रहे हो, सोच समझ के बोल रहे हो ना? तो उन्होंने बोला सोच समझ के भी बोल रहा हूं, इसमें आपका फायदा, जल्दी से हाँ बोल दो। बोला क्यों? क्योंकि मैं अपनी सेना को बोलकर आया हूं कि अगर इस टाइम के बाद अगर मैं वापस नहीं आऊं तो अटैक कर देना। तो अगर आप बातचीत में ज्यादा समय लगाओगे तो ये समझा जाएगा कि आपने शर्त नहीं मानी, या मुझे कैद कर लिया, या मुझे मार डाला, तो सीधे हैदराबाद के ऊपर अटैक हो जाएगा। तो ज्यादा समय नहीं है आपके और मेरे पास, मेरी सेना अटैक कर देगी,
हाँ बोलिए। और निजाम ने बोला ठीक है चले जाओ दिल्ली। आ गए वहां से वापस। वापस आए सारे मराठा, बोले सही सलामत हो? उन्होंने कहा मैं तो सही सलामत हूँ, लेकिन हालत किसकी खराब हो गई? निजाम की हालत खराब हो गई है। तब उन्होंने 1738 में दिल्ली पर आक्रमण किया। कहते हैं कि मराठाओं में इतनी शक्ति तो थी कि वो दिल्ली का तख्ता पलट सकते थे, लेकिन जो चीज, जो कमी थी उनकी, जो कमियां थी कि वो मुगल साम्राज्य को रिप्लेस नहीं कर पाए, प्रतिस्थापित नहीं कर पाए, हम मराठा शासन स्थापित नहीं कर पाए। उसके पीछे कुछ रीजंस थे, उनके प्रशासनिक कारण थे, उनके आर्थिक कारण थे, ठीक है, कुछ तकनीकी कारण थे, जो कमियां हम कह सकते हैं। कुछ मराठाओं के का जो पूरा ग्रुप था उसमें एकजुटता की भी कमी थी, यूनिटी की भी कमी थी। सबको ये लगने लगा था, क्योंकि जो मराठा थे वो सारे क्या थे, अलग अलग योद्धा समुदायों के समूहों के, मतलब अलग अलग घराने हम कह सकते हैं, अलग अलग संघ, उन सब का मिलके एक संगठन था, सब लोग मिले हुए थे। तो अगर कोई एक ही इतना ज्यादा पावरफुल होता है तो दूसरा कहीं ना कहीं जब अहम मौका आएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं उस एकता की भी कमी थी। अब बाजीराव प्रथम ने इतना योगदान किया कि उन्होंने मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। बाजीराव प्रथम अपने जीवन काल में किसी से पराजित नहीं हुए, ठीक है। और इनके बाद, बाजीराव प्रथम के बाद इनको हाँ काफी हद तक इनको सफलता मिली थी, लेकिन स्थापित उसको हटाया नहीं, रिप्लेस नहीं किया इन्होंने, ठीक है। कहते हैं कि उसके बाद 1740 में इनकी मृत्यु हुई, बाजीराव प्रथम की। और इनकी मृत्यु का कारण कौन था? कोई दुश्मन नहीं था, कारण कौन था? इनका परिवार, इनके बेटे। कहते हैं कि भावनात्मक रूप से इनका अलगाव हो गया था अपने परिवार के साथ। इनके जो बेटे थे उनका नाम था बालाजी बाजीराव, बालाजी बाजीराव। नाना साहेब के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो अगले पेशवा कौन बने? बालाजी बाजीराव। और इनका शासनकाल 1740 से 1761 तक रहा, 1740 टू 1761, ठीक है। बालाजी बाजीराव, नाना साहेब, यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने बाजीराव प्रथम की अनुपस्थिति में इनकी दूसरी पत्नी मस्तानी बाई को कैद किया था उनके बेटे के साथ, और उनको मृत्यु दंड दे दिया था, ठीक है। और जब इस बात की सूचना बाजीराव को मिली थी, उस समय वो हैदराबाद के निजाम से लड़ रहे थे। और जब उनको ये सूचना मिली कि वहां पर आपके बेटे नाना साहेब ने आपकी दूसरी पत्नी और आपके बेटे दोनों को मारने की पूरी प्लानिंग, उसको मृत्युदंड दे दिया है, ठीक है, पत्नी को मार डाला गया था, मतलब उनको मृत्युदंड दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा अंतिम युद्ध होगा, ये युद्ध अंतिम युद्ध होगा। विजय तो रही उनकी, कहते अकेले घोड़ा लेके निकल गए। उस समय मुगलों, ये निजाम की तरफ से, निजाम के बेटे नासिर जंग, वो यहां पर युद्ध में शामिल थे। तो उन्होंने हैदराबाद के निजाम को हराया, जीत गए, मराठा सेना जीत गई, सारी सेना उत्सव मना रही थी, और बाजीराव प्रथम की डेथ हो गई, हार्ट फेल्योर। जिसे कहते हैं ना कि इमोशनली आप इतने ज्यादा डाउन हो जाओ कि बाजीराव प्रथम, जिसको हिंदुस्तान में कोई हरा नहीं पाया, उसको उसी के परिवार ने हरा दिया, और इस बात से वो इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी डेथ हो गई 1740 में। और अगला जो पेशवा बना वो बना बालाजी बाजीराव, वही नाना साहेब, ये अगले। और कहते हैं कि ये ऐसे पेशवा बने मराठा राज्य के जिन्होंने अखंड मराठा राज्य बनाने की सारी संभावनाएं तैयार कर दी। ये बाजीराव प्रथम मतलब अपने पिता से भी 4 कदम आगे थे साहस में, इनकी पावर, इनका करेज, इनकी योग्यता
सबसे ज्यादा। और मराठा शक्ति को चरम पर पहुंचाने वाले भी ये थे। कहते हैं कि ऐसा लगता था जैसे पूरे हिंदुस्तान के ऊपर धीरे धीरे एक के बाद दूसरा क्षेत्र, दूसरे के बाद तीसरा क्षेत्र, ठीक है, चाहे पूर्व में बंगाल की तरफ लगा लो, पश्चिम में पूरा गुजरात लगा लो, उत्तर में दिल्ली तक लगाओ, दक्षिण में पूरा दक्कन लगाओ, दक्कन दक्षिण, कह रहे कि जहां देखो वहां पर मराठा ही मराठा, उन्हीं का ध्वज होता था। तो मराठा शक्ति को चरम पे पहुंचाने का जो क्रेडिट है, ठीक है, वो किसको दिया जाता है? बालाजी बाजीराव को। कहां पर था? लेकिन ये युद्ध में हराते थे ना सबको। सेना इनकी मजबूत थी, नेतृत्व तो खुद करते थे, बहुत साहसी थे, डरते नहीं थे किसी से भी। इनका शासनकाल 1740 से 61 तक रहा। 8 साल तक तो निजाम ने झेला है इनको। जो आसफ जहां निजामुल मुल्क, आसफ जहां भी नाम था उनका, आसफ जहां निजामुल मुल्क, ये उसी तरीके से एक पद है जैसे बुरहानुल मुल्क था, ऐसे ही निजामुल मुल्क। निजाम मतलब उस मुल्क या उस क्षेत्र का निजाम जिसके पास सैन्य ताकत हो, ठीक है। जैसे मैं कंपेयर कर रही हूं बेटा, बुरहानुल मुल्क अवध वाले और निजामुल मुल्क हैदराबाद। तो हैदराबाद के जो निजाम जो मैं बोल रही हूं उनका नाम क्या था? आसफ जहां। आसफ जहां निजामुल मुल्क कहा जाता था। जैसे अवध वाले का नाम क्या था? सादत खान बुरहानुल मुल्क। ऐसे ही ये कौन थे? आसफ जहां निजामुल मुल्क। तो निजामुल मुल्क, बुरहानुल मुल्क, ये क्या है? ये उनके अधिकार हैं, ये पद। समझ आ गया? समझ आया आपको? नहीं आया? देखो, हैदराबाद में कौन थे? निजामों का शासन था। अवध में किसका शासन था? नवाब। बंगाल में किसका शासन था? नवाब। तो नवाब, निजाम, ये सब क्या है? पद हैं। जैसे राजा है ऐसे ही नवाब एक पद है, जैसे बादशाह एक पद है, वैसे ही बादशाह के प्रांतों में नवाब एक पद है। समझ गए? तो निजाम उल मुल्क, उल मुल्क मतलब वो क्षेत्र, एक निश्चित क्षेत्र, उसमें निजाम की शक्ति, निजाम के रूप में जो अधिकार मिले हुए हैं, उसको क्या कहा गया? निजाम उल मुल्क। लिख कर देखो। तो हैदराबाद में या दक्कन में ये क्या बने? यहाँ पे निजाम के नाम से। तो निजाम, निजामत अपने आप में एक अधिकार होता है, शक्ति होती है। मतलब जिसको निजाम का पद मिलेगा वो व्यक्ति किस तरीके की शक्ति रखेगा? सैन्य शक्ति उसके पास होगी। और अवध में क्या था? बुरहान उल मुल्क। और मैंने कल आपको बताया था, नोट्स देखिए, बुरहान उल मुल्क मतलब उनके पास सैन्य शक्ति, राजनीतिक शक्ति और आर्थिक शक्ति। ठीक है? यहां पर ये निजाम, निजामत का अधिकार मिला था, फिर स्वतंत्र हो गए थे ये, तो निजाम के नाम से ही पॉपुलर रहे। क्लियर है? तो 1740 से 61 तक किसका शासन रहा? बालाजी बाजीराव का, बालाजी बाजीराव का। ठीक है, लिख लिया आपने कि मराठा शक्ति को चरम पे पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक है, 1761 जो डेट है ये बहुत स्पेशल है, बड़ा विशेष है। बताइए क्या विशेषता है इसकी? पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। किस किस के बीच में? अब हाँ, वो पहला है। ये बताइए 1761, अहमद शाह अब्दाली और मराठा। और इस युद्ध में बालाजी बाजीराव खुद नहीं गए थे, नेतृत्व करने के लिए इन्होंने अपने बेटे और अपने भाई को भेजा था। और युद्ध के दौरान क्योंकि इनके बेटे की हत्या हो गई थी, युद्ध में मारे गए थे वो, इसीलिए जब इनको ये खबर मिली कि हमारे बेटे मर चुके हैं और सेना को काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है, तो उस खबर को सुन के ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और इनको भी हार्ट अटैक आ गया, इनकी भी डेथ हो गई 1761 में। मराठा हार गए थे ना अहमद शाह अब्दाली के हाथों।
ठीक है, 1761 में। ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जो पेशवा हैं ये मुख्य हैं, महत्वपूर्ण हैं। अब थोड़ा सा मराठाओं का प्रशासन समझ लेते हैं, किस तरीके का प्रशासन रहा उनका। प्रशासन, मराठा प्रशासन के बारे में, तो मराठाओं का जो प्रशासन था उसे हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्रत्यक्ष प्रशासन या प्रत्यक्ष नियंत्रण, और दूसरा अप्रत्यक्ष नियंत्रण। अगली हेडिंग प्रशासन। प्रशासन को हमने 2 भागों में विभाजित किया। मराठा शक्ति थी, उसका भी कोई प्रशासनिक ढांचा रहा होगा, तो उनके प्रशासन के बारे में बता रही हूं। प्रत्यक्ष नियंत्रण था जिन क्षेत्रों में था, और एक कैसा था जो अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र थे। प्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र का मतलब ये है, इनमें वो क्षेत्र, वो भूभाग शामिल था जहां पर मराठाओं के खुद के प्रशासनिक अधिकारी, मराठाओं का खुद का प्रशासनिक ढांचा मौजूद था। ठीक है, जहां प्रत्यक्ष रूप से शासन कर रहे थे। बेटा अगर कुछ नहीं समझ में आए पूछ लेना, ठीक है, पीछे। और अप्रत्यक्ष नियंत्रण वाले क्षेत्र में वो क्षेत्र शामिल हैं जहां पर उस क्षेत्र को जीता गया, जीतने के बाद उसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, युद्ध हर्जाना लगाया गया, उससे हर्जाना लिया, उसके अलावा उसके ऊपर राजस्व लगाया गया कि अब निश्चित समय पर प्रत्येक वर्ष एक निश्चित राजस्व आप हमें भेजते रहेंगे। ठीक है, तो उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ दिया गया, मतलब शासन वो लोग खुद कर रहे थे, जो हारने वाला पक्ष था वही शासन कर रहा था अपने क्षेत्र पर, लेकिन वो प्रत्येक वर्ष क्या करते थे, अपने संप्रभु किसको मान रहे थे, मराठाओं को, और संप्रभुता मानकर उन्होंने क्या किया, निश्चित राजस्व वो हमेशा उपहार भेंट ये सब भेजते रहे मराठाओं के लिए। ठीक है, तो ये इन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया। अब मुझे आप बताइए कि इस तरीके का जो प्रशासनिक ढांचा होगा, ऐसी राजनीतिक व्यवस्था होगी जहां पे कुछ क्षेत्रों पर तो प्रत्यक्ष नियंत्रण है, कुछ क्षेत्रों से सिर्फ उपहार लिए जा रहे हैं, भेंट ली जा रही, राजस्व लिया जा रहा है। तो ऐसे में ये किसी भी राज्य या साम्राज्य के नाम से, क्योंकि साम्राज्य ही कह सकते हैं इसको, मराठा साम्राज्य, क्योंकि काफी विस्तार हो गया था। साम्राज्य कैसा, जिसके अधीन बहुत सारे राज्य आ जाएं, तो साम्राज्य ही बन गया था। तो बताइए किसी साम्राज्य की दृष्टि से ये सही है या गलत है, सही है नहीं है? ये इस तरीके का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण। यही फर्क रहा, यही कारण रहा कि मराठा अखंड साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने जिन क्षेत्रों को जीता उनमें से अधिकांश क्षेत्रों को अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा। और जहां अप्रत्यक्ष नियंत्रण होता है वहां पे उसके पास ये अवसर होता है कि अगर कोई वहां पे कोई ऐसा योद्धा होता है जो रेजिस्ट कर सके, चुनौती दे सके, तो वो राजस्व में कटौती करेगा, कभी कम भेजेगा, कभी आधी बात मानेगा, और कभी कभी क्या होगा, कभी परिस्थितियां ऐसी होंगी कि बात ही नहीं मानेगा। तो क्या वो जो जीत थी वो सही तरीके जस्टिफाई हो पाई? इसीलिए मुगलों सॉरी जो मराठाओं के अधीन जितने भी क्षेत्र आते गए, वो समय समय पर जब जब उनको मौका मिला वो मराठाओं के नियंत्रण से बाहर निकलते गए। इसीलिए इतनी जो जीत उन्होंने हासिल की, उसके बावजूद भी अखंड साम्राज्य की स्थापना वो नहीं कर पाए। बताइए मौर्यंस क्यों सक्सेसफुल रहे, मौर्य साम्राज्य क्यों सक्सेसफुल रहा? क्योंकि आप जब मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे आप देखोगे उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक जितना भूभाग है, भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा, मैं भारत नहीं बोल रही हूँ, उपमहाद्वीप कह रही हूँ, भारतीय उपमहाद्वीप का अधिकांश हिस्सा जिसके नियंत्रण में आ गया हो, जिसको जीत लिया हो, उस जीते हुए इतने बड़े क्षेत्र पर उन्होंने प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया।
पूरा प्रशासनिक ढांचा। और आप सोचिए कि ये पहला साम्राज्य था, प्राचीनतम साम्राज्य था। इनके पास देखने के लिए, सीखने के लिए पहले से कोई साम्राज्य नहीं था। तो जो प्रशासनिक ढांचा उन्होंने बनाया वो उनका खुद का बनाया हुआ ढांचा, प्रशासनिक ढांचा। मगध का, मौर्यंस का। कौन सा? तो वही पढ़ रहे हैं बेटा। मराठाओं का यही तरीका था, प्रशासनिक तरीका ही उनका ये था। कुछ क्षेत्रों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और कुछ को जीतने के बाद वहां से युद्ध हर्जाना लेके वहां से जितना हो सके उतना धन संपत्ति लेकर उसको छोड़ दिया जाए। उसे ये कह दिया जाए कि अब मराठा तुम्हारे संप्रभु हैं और तुम इतना निश्चित राजस्व समय समय पर भेजोगे। तो हारने वाला उस समय तो हाँ ही बोलेगा। तो ये तरीका मराठाओं के प्रशासन का रहा। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि मराठा अखंड साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाए। ठीक है, अब जब ये जो कॉज है, ये जो कारण है, इसी की वजह से दूसरा कारण बना मराठाओं के अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना ना करने के पीछे। दूसरा कारण क्या होगा बताइए? उनके फाइनेंसेस फिक्स रहेंगे, निश्चित रहेगा। उनका जो वित्तीय व्यवस्था होगी, आर्थिक स्थिति होगी, वो निश्चित होगी? नहीं होगी ना। तो फाइनेंशियली कभी भी वो सिक्योरिटी उनको महसूस ही नहीं हुई। और जब जब उनको लगता था कि हाँ अब आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है, तभी सेना तैयार करते थे अटैक करते थे, वहां से लूट मार करके लाते थे, ले आते थे। तो मेजॉरिटी उनका जो खर्चा चलता था वो रेड्स पे चलता था, मिलिट्री रेड। ठीक है, कि गए, सैन्य हमले किए, उनको अचानक से हमले किए, पराजित किया और वहां से बहुत सारा धन संपत्ति लूट कर ले आए। ये तरीका था। तो आर्थिक स्थिति इनकी कमजोर थी या आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। ये दूसरा कारण है। इसके अलावा अब अचानक से युद्ध करते थे, युद्ध किया, वहां हराया, धन संपत्ति ली, आ गए। ये जो टेक्निक थी इनकी, इसको कहा जाता था गुरिल्ला वॉर टेक्निक, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, छापेमारी युद्ध प्रणाली। ठीक है, अब छापेमारी युद्ध प्रणाली थी, इसका मतलब एक परंपरागत तरीके से पारंपरिक युद्ध प्रणाली इनकी थी। तो इनके पास कहीं ना कहीं तकनीकी की कमी थी, टेक्नोलॉजी में पीछे रह गए, समय के हिसाब से तकनीकी में ये पीछे रह गए। तो जो तकनीकी का जो पिछड़ापन था वो भी एक बहुत बड़ा कारण रहा कि ये अखंड भारत का साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाए। ठीक है, लिख लो। और इसके बाद एकता की, यूनिटी की कमी थी मराठाओं में। इस वजह से भी एक अखंड भारतीय साम्राज्य की स्थापना होते होते रह गई। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये जो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जिस समय में मराठा, आप सोच के देखिए 1761 की हम बात कर रहे हैं, बालाजी बाजीराव के बाद, उनके बाद मराठाओं का जो प्रशासन है, मराठाओं की जो शक्ति है, वो स्टेबल नहीं रह पाई, स्थायी नहीं रह पाई। 5 मराठा संघ बन गए। कितने बन गए? 5 हिस्सों में टूट गए। और कहते हैं कि जब आप एक होते हो तो पराजित करना मुश्किल होता है, लेकिन जब 5 हिस्सों में टूट जाते हैं तो पराजित करना आसान हो जाता है। बताइए 1761 के आसपास जो यूरोपियन कंपनीज थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके क्या हालात थे बताइए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या हालात थे? प्लासी का युद्ध वो जीत चुके थे। 1764 में बक्सर जीत लिया था। अब जिन्होंने बक्सर के युद्ध में बंगाल को हरा दिया हो, अवध को हरा दिया हो, मुगल सेना को हरा दिया हो, उसके सामने अब मराठा 5 हिस्सों में टूट गए।
अब बताइए उनके लिए मराठाओं को कब्जे में करना आसान हुआ? ये सवाल इतिहास में इसलिए जरूरी हो जाता है, कहते हैं कि अगर मराठा यूनाइट होके, एक होकर प्रत्यक्ष प्रशासन लागू करते और अगर अखंड साम्राज्य की स्थापना मराठा कर देते, तो क्या भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन शुरू होता, लागू होता? नहीं होता। इसलिए कहीं ना कहीं, जैसे एक समय था जब 13वीं शताब्दी की शुरुआत में, या 13वीं शताब्दी के क्या कहें इसको, हाँ शुरुआत में, जब राजपुताना, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजपुताना वाला जो क्षेत्र है, उनमें एकता की कमी थी, उनमें एकता की कमी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट से मोहम्मद गौरी को निमंत्रण दिया गया, उनको बुलाया गया और दिल्ली में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तो इस क्षेत्र में जब एकता की कमी थी तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, और मराठा क्योंकि अखंड भारत नहीं बना पाए, इसलिए ब्रिटिश रूल स्टैब्लिश हुआ। यूपीएससी आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा? यूपीएससी यही पूछेगा कि इतने शक्तिशाली होने के बाद, इतने वीर योद्धा होने के बाद भी मराठा एक अखंड साम्राज्य की स्थापना क्यों नहीं कर पाए? ठीक है, कारण हमने डिस्कस कर लिया। ये पूछेगा कि अगर वो किस तरीके की परिस्थितियां थी, मराठाओं की जो परिस्थिति थी, मराठाओं की जो स्थिति थी, उसका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? मराठाओं के विखंडन से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? आसानी हुई ना, क्योंकि अब कोई केंद्रीय शक्ति भारत में नहीं बनी, कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, क्षेत्रीय शक्तियां रह गई, और क्षेत्रीय शक्तियों को एक दूसरे से लड़ाना बहुत ज्यादा आसान था। इसी बात का फायदा उठा लिया। समझ आ रहा है? पक्की बात है। यूपीएससी आपसे एनालिसिस करके पूछेगा। तो जो हुआ वो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन उसके होने के पीछे कारण बहुत सारे मौजूद होते हैं। तो आपको उन कारणों की तरफ ध्यान देना है कि अगर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ, मैंने पहली दूसरी क्लास में बोला था कि अगर ब्रिटिश रूल इस्टेब्लिश हुआ तो आप सोचिए वो क्या कारण थे कि विदेश से आने वाली व्यापारिक कंपनी ने राजनीतिक शक्ति की स्थापना कर दी। तो क्या उस समय क्या कोई राजनीतिक शक्ति नहीं थी? क्या वीर योद्धा नहीं थे? थे ना। लेकिन जब तक वो थे, अगर वो प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करते जैसे मौर्य साम्राज्य ने किया, ठीक है, अगर इस तरीके की अगर व्यवस्था होती, प्रशासनिक व्यवस्था होती, तो मराठाओं का भी एक अखंड साम्राज्य बनता। एक केंद्रीय शक्ति हो जाती तो ब्रिटिशर्स के लिए बहुत मुश्किल होता भारत को कब्जे में करना, लेकिन क्योंकि क्षेत्रीय शक्तियां थी इसलिए वो सारा काम आसानी से कर गए। समझ आ गया? चलो, तो ये हुआ मराठाओं के बारे में। अब हम बात करेंगे दूसरा, जाट। लिखो, थोड़ा स्पेस छोड़ देना मराठाओं के बाद, हालांकि प्रशासन के आपको जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका नोट्स दे दूंगी मैं, ठीक है। अब लिखो जाट राज्य। जाट राज्य की स्थापना कौन से क्षेत्र में हुई थी? दिल्ली और आगरा के आसपास के क्षेत्रों में इसकी स्थापना हुई। लिखो, जाट राज्य की स्थापना दिल्ली आगरा के आसपास वाले क्षेत्रों में हुई। ठीक है, किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई? चूड़ामन जाट ने भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की। ठीक है, जाट कौन थे? ये कृषक समूह था। कैसा समूह था ये कृषक समुदाय था। इस कृषक समुदाय के नेता थे चूड़ामन। जाट कृषक समुदाय था, ये कृषि करने वाले थे।
अब कृषक समुदाय थे, उन्होंने राज्य क्यों बना लिया? पॉलिटिकल पावर में आने की क्या जरूरत थी? तो नए राज्य हैं, तो नए राज्य का उदय कैसे हुआ? विद्रोह से हुआ। तो नए राज्य हैं, कृषक हुआ करते थे, तो विद्रोह किस बात के ऊपर हुआ होगा? कर या राजस्व की वजह से, किसानों पे राजस्व वसूली के नाम पर जो कुछ अत्याचार होते होंगे उसके विरोध में, है ना। और इसी तरीके से चूड़ामन जाट के द्वारा भरतपुर से, ये वो स्थान है जहां पर उन्होंने इसे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया, ठीक है। और समय इनका लगभग 1695 के आसपास, इस समय में इसकी स्थापना हुई। अब चूड़ामन जाट के अलावा और कौन कौन से शासक आए, इसमें कौन कौन से लीडर्स थे? इनके बाद बदन सिंह और सूरजमल जाट जी, और इनके बाद ये अन्य दो मुख्य शासक आए, ठीक है, जाट राज्य के। इसके बारे में इतना ही जानना काफी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्षेत्र की शक्ति के रूप में इनकी स्थापना हो गई थी, ठीक है। तो जितना दिल्ली के आसपास, जितना मुगल साम्राज्य के आसपास अगर कोई विद्रोही राज्य गठित हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल मुगलों के केंद्र, जो उनका शक्ति का जो केंद्र था, ठीक है, वहीं पे एक नया राज्य स्थापित हो गया, ठीक है। तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट लिखो, सिख। अब ये जो टर्म है, ये जो शब्द है सिख, इसका मतलब क्या होता है? सिख मतलब सीखना, सीख लेना, ग्रहण करना, ठीक है। सिख मतलब लर्निंग, सीखना, ग्रहण करना। अब क्या सीखना, क्या ग्रहण करना? अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान, ठीक है। शिक्षा, ज्ञान को ग्रहण करना या सीखने की बात थी। अब उस समय में क्या आवश्यकता पड़ी, ठीक है, कि एक नया जिसे कहते, देखो सिख धर्म के बारे में कहा जाता है या सिखिज्म के बारे में कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हुई थी एक सुधारवादी आंदोलन के रूप में। किसके रूप में इसकी शुरुआत हुई? सुधारवादी आंदोलन के रूप में, ठीक है। सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई। सुधारवादी आंदोलन के बाद जितने भी लोग इससे जुड़ते चले गए, जितने भी इसके अनुयायी बनते चले गए, उनके अपनी एक अलग पहचान बन गई। उन सब ने अपनी पहचान क्या बना ली? सिख नाम से वो जाने गए। जैसे महात्मा बुद्ध के जो फॉलोअर्स थे, जो अनुयायी थे, वो बौद्ध कहलाए, ऐसे ही जो गुरु नानक देव की सीख पर चलते थे उनको सिख कहा जाने लगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सुधारवादी आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी और बाद में इसने क्या कर लिया? एक धर्म का स्वरूप धारण कर लिया, अपने आप में एक नया धर्म बन गया। ठीक है। धर्म के बाद इसी धार्मिक समुदाय ने, क्योंकि जब ये एक नया धार्मिक समुदाय बना तो इसको चैलेंज फेस करना पड़ा, बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। चैलेंज किसका? एरिया कौन सा है? ये पंजाब वाला क्षेत्र है। किसके आसपास वाला क्षेत्र है? मुगलों की शक्ति का केंद्र था यहां पर। और इस क्षेत्र में धर्म में सुधारवादी आंदोलन चल रहा है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, चाहे समाज हो या धर्म हो, जब भी आप ये टर्म पढ़ते हो, सुधारवादी आंदोलन मतलब एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसी मुहिम चलना जो पहले से मौजूदा धर्म में, पहले से मौजूदा समाज में कुछ सुधार कर रहा हो, कुछ परिवर्तन कर रहा हो। इसको अगर इंग्लिश में लिखूं, रिफॉर्म,
इसको ब्रेक कर दीजिए, रिफॉर्म। फॉर्म का मतलब क्या होता है? कोई एक ढांचा, कोई संरचना, और अगर रीवर्ड अगर इसके आगे लगा दिया, इसका मतलब इसके स्वरूप में बदलाव किए जा रहे हैं, इसको खत्म नहीं किया जा रहा, इसका बस स्वरूप थोड़ा सा बदला जा रहा है। तो जब जब सुधारवादी आंदोलन हुए तो सुधारवादी आंदोलन का मतलब क्या हुआ कि पहले से मौजूदा, पहले से जो भी परंपरा चली आ रही है, धर्म की हो, समाज की हो, उसमें कुछ परिवर्तन करना ताकि वो बदलते हुए समय के हिसाब से हो। ठीक है, जितनी भी समाज की परंपराएं हैं, धर्म है, ये सभी क्या उत्तरदायित्व होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? इनका उत्तरदायित्व होता है कि मानव के विकास में सहायक हो, मानव के विकास में सहायक हो। तो धर्म में परिवर्तन की बात तब आती है जब धर्म खुद मानव के विकास में बाधा बन जाए। समाज में परिवर्तन की बात तब आती है जब समाज की परंपराएं मानव के विकास को बाधित करना शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात है? आपको इंडियन सोसाइटी पढ़ने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा, और बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। यूपीएससी की आधी तैयारी हो जाएगी, इंडियन सोसाइटी पढ़ लो, सोशल इश्यूज पढ़ लीजिए, उसको करंट से रिलेट कर लीजिए, आपकी आधी तैयारी हो जाएगी। क्यों कह रही हूं मैं आधी तैयारी? यूपीएससी की तैयारी किताब और सिलेबस से ज्यादा तैयारी करने वाले के दिमाग में होती है। अगर उसे हर चीज की समझ हो गई तो समझ लीजिए 50% उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। इंडियन सोसाइटी, सोशल इश्यूज, ये वो टॉपिक है जो आपकी आधी समझ बना देगा। क्योंकि जब हम समाज पढ़ते हैं तो उसमें सब पढ़ते हैं, उसमें राजनीति का रोल भी पढ़ते हैं, उसमें अर्थव्यवस्था भी पढ़ते हैं, उसमें धर्म भी आएगा, उसमें आपके करंट के जो टॉपिक्स हैं वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ने की जरूरत है। चलो, तो सिख जो था ये क्या था? गुरु नानक देव जी के द्वारा उस समय जो धर्म था, मौजूदा धर्म था, उसमें सुधार के लिए एक आंदोलन था। ये जब वो सुधार करना चाहते थे तो वो क्या कह रहे थे कि वो लोगों को ये शिक्षा देते थे, उपदेश देते थे कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो, ये बाद में देखो, सबसे पहले आप एक मानव हो। तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप मानव होने का कर्तव्य पहले निभाएं। मानव हो तो मानव बनो, मानव रहो, मानवता की सेवा करिए। जो अपने से जो गरीब हो, ठीक है, जिनको आवश्यकता हो, सहायता की आवश्यकता हो, उनकी सहायता करिए। सहायता का मतलब सिर्फ और सिर्फ धन संपत्ति से सहायता नहीं होती, कभी कभी मार्गदर्शन भी अपने आप में बहुत बड़ा सहायक होता है। तो उन्होंने कहा आप सहायता करिए, एक दूसरे के प्रति आदर का भाव रखिए, और जब तक आप सही सलामत हैं काम करिए, कमाइए, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, तो उन्होंने मानव का उद्धार करने के लिए उसको अच्छी शिक्षाएं दी। ठीक है, उनका उद्देश्य था कि जो भी लोग हैं, जो मानसिकता उस समय में चल रही थी, ये जो टाइम पीरियड है 15th सेंचुरी के लास्ट वाला पीरियड चल रहा है। ठीक है, 15th सेंचुरी के लास्ट वाला, 1500 के आसपास। अब इस समय में भारत में भक्ति और सूफी मूवमेंट का बहुत ज्यादा प्रचलन था, और भक्ति और सूफी भी अपने आप में सुधारवादी आंदोलन थे, धर्म में सुधारवादी आंदोलन थे। उसी समय पंजाब क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने भी एक सुधारवादी आंदोलन चलाया, और उनकी जो शिक्षाएं थी उसका मूल केंद्र क्या होता था? मानवता। ठीक है, वो शांति की स्थापना की बात करते थे, वो मानवता की बात करते थे, मानव सेवा की बात करते थे। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास अधिक है तो आप उनको दीजिए जिनके पास नहीं। आप ऐसे कैसे बांटोगे? आप एक काम करिए, आप लंगर लगाइए, उनको खाना खिलाइए, आप सेवा करिए। आप कभी जब आपको समय मिले, आप किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, किसी भी धर्म से जुड़े हुए हो, किसी भी संप्रदाय से आप जुड़े हुए हो,
ये मेरा निजी सुझाव है, आप गुरुद्वारे जाइए, आप कभी उनका लंगर ग्रहण करिए, कभी लंगर में सेवा करिए, समय निकाल के जरूर जाइए। ये सोचिए आप जब वहां कदम रखेंगे ना गुरुद्वारे में, आप देखोगे वहां पे लोग, जब जब आप अपने जूते चप्पल निकाल के रख देते हो, तो जब वापस आते हो आपके जूते चप्पल एकदम चमकते हुए मिलते हैं, साफ मिलते हैं। वहां पे कुछ लोग ऐसी सेवा करते हैं कि वो दूसरों के चप्पल जूते साफ करते हैं। क्यों ऐसा? क्यों? आप पैसा दे रहे हैं उनको, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से दिया जाता है उनको, क्यों करेंगे भाई जूते साफ तुम्हारे? इसका मतलब क्या कि मानवता की सेवा नहीं, अपने अहंकार को खत्म करना। जब आप ये काम करते हो तो आप क्या कर रहे हो? आप धन से, संपत्ति से, पद से, कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप क्या करते हो? आप अपने अहंकार को खत्म करते हो। मानव का सबसे बड़ा शत्रु ही कौन होता है? उसका खुद का अहंकार होता है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि अपने आप को बहुत बड़ा समझने लग गए। जब आप मंदिर जाते हो, मंदिर में जाते हो तो आप क्या करते हो? वहां मत्था टेकते हो ना, शीश झुकाते हो, बिल्कुल, तब तो नाक रगड़ लेंगे। क्यों? क्या होता है? वो कौन बैठा होता है? किसके सामने सर झुका रहे हो तुम? जब व्यक्ति मंदिर में जाके सर झुकाता है, इसका मतलब वो ये स्वीकार करता है कि मैं ही सब कुछ नहीं हूं, मेरे से ऊपर आप हो। अपने से ऊपर किसी शक्ति को स्वीकार करना ही झुकना होता है। हर धर्म यही सिखाता है कि आप अपने आप में बहुत बड़े ना बनो। इस्लाम की भी अपनी एक परंपरा है, उसमें भी नमाज पढ़ने के बाद सर झुकाते हैं। तो वो भी क्या है? ये स्वीकार करना है कि हम इंसान हैं, हम मानव हैं और हम सबसे भी बड़ी एक शक्ति है। हर धर्म यही सिखाता है। तो इसी तरीके से जो सिख धर्म था, गुरु नानक देव जी ने एक सुधारवादी परंपरा के रूप में इसको शुरू किया, और बाद में उनकी सीख, उनकी शिक्षा को जितने भी लोग फॉलो करते थे, जो उनके अनुयायी थे, वो एक विशिष्ट पहचान में शामिल होने लगे। उनकी सीख मानने वाले लोगों को सिख कहा जाने लगा। ठीक है, सिख एक अलग समुदाय के रूप में गठित हो गया, और ये समुदाय कैसा समुदाय बन गया? धार्मिक समुदाय बन गया। सुधारवादी आंदोलन से अपने आप एक नया धर्म बन गया। अब क्या हुआ? उस समय इस धर्म को मुगलों के द्वारा बहुत ज्यादा चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, बार बार। और ये भी क्या करते थे, जहां पे भी इनको ये सूचना मिलती थी कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो वहां पहुंच जाते थे प्रोटेक्टर। कहने का मतलब यह है कि सिख और मुगल शक्ति दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, दोनों के बीच में संघर्ष की स्थिति रहती थी। और जब संघर्ष की स्थिति रहती थी तो मुगल्स की तरफ से क्या होता था कि जो गुरु थे, जो सिख धर्म के जो गुरु थे, उन गुरुओं के प्रति क्या करना? उनको पनिश करना, उनको सजा देना। ठीक है, क्योंकि वो क्या लेते थे? वो इसे एज ए चैलेंज लेते थे कि आप मुगलों के विरुद्ध लोगों को भड़का रहे हैं। तो जो सिख धर्म के जो गुरु थे, वो और मुगल शक्ति, ये दोनों एक दूसरे के राइवल बन गए, दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। अब जब मुगलों की तरफ से इन पर जब कभी अटैक करना, कभी इन गुरुओं को पनिश करना, ठीक है, इनकी हत्या कर देना, जब ये होने लगा, तो धीरे धीरे इसी धार्मिक समुदाय ने क्या करना शुरू कर दिया? इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। सैन्य प्रशिक्षण ले लिया, और सैन्य प्रशिक्षण लेकर इन्होंने अपने आप को एक योद्धा वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया। तो जो सुधारवादी आंदोलन था वो बना धर्म, और इस धर्म से फिर क्या बने? ये योद्धा या एक सैन्य समूह में परिवर्तित हो गए। ठीक है, सैन्य समूह बनने के बाद धीरे धीरे जब इनका अपने क्षेत्र में विस्तार होने लगा, ये वाला जो क्षेत्र है, जब इनका इस क्षेत्र में धीरे धीरे प्रसार होने लगा, अलग बहुत सारे लोग सम्मिलित होने लगे, और ये समझ लीजिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में इनका बहुत ज्यादा प्रभाव बनने लगा, इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है,
तो इन लोगों ने क्या करना शुरू किया, अपने 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 आप को क्षेत्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में गठित करना शुरू कर दिया। अलग अलग जत्थे, जत्था शब्द सुना है ना सैन्य समूह के लिए, सिख सैन्य समूहों के क्या शब्द इस्तेमाल होता है, जत्था। खालसा पंथ सुना होगा आपने, खालसा पंथ की स्थापना, फिर अलग अलग जत्था। जत्था के बाद एक शब्द आता है मिसल। क्या शब्द आता है, मिसल। मिसल का मतलब अलग अलग स्थानीय क्षेत्र में अलग अलग राजनीतिक समूह बन गई है, ठीक है, अलग अलग राजनीतिक समूह बन गए। और इन्हीं मिसलों में से फिर एक मिसल थी जिसका नाम था सुकरचकिया मिसल। क्या नाम था इसका, इनमें से एक सुकरचकिया मिसल। जो सुकरचकिया, अब देखना, पहले सैन्य समुदाय बने, फिर सैन्य समुदाय से क्या करने लगे, अपने अपने क्षेत्र में ये अपने नियम बनाने लगे, राजनीतिक शक्ति इन्होंने स्थानीय स्तर पर ग्रहण कर ली। फिर ये लोग क्या करते थे, सभी लोग एकजुट होते थे, मिलते थे, और मिलकर जो भी डिसीजन होता था, राजनीतिक जो निर्णय लेना होता था, सारी मिसलें आपस में मिलती थी और एक जगह मिलकर डिसाइड करती थी कि अब किस तरीके का रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा, कैसे नियम बनेंगे, किस तरीके से हमें अपने अपने क्षेत्र में राज करना है, किस तरीके से हमें मुगलों के विरुद्ध लड़ना है, इस तरीके से सब डिसाइड करते थे। अब जो इनका जो मीटिंग इनकी हुआ करती थी वो वर्ष में बहुत कम हुआ करती थी। इनका एक बहुत बड़ा एक फेस्टिवल माना जाता है जो बहुत प्रसिद्ध भी है, आपने जलियांवाला बाग नाम सुना होगा, हत्याकांड सुना होगा। क्या था उस समय, क्या सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे थे वो लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, उस समय सिख धर्म के लिए कौन सा विशेष दिन था वो, बैसाखी, ठीक है। तो उस दिन क्या करते थे वो लोग, सब लोग मिलते थे, एक जगह मिलकर फिर डिसाइड करते थे कि अब आगे हमें किस तरीके से काम करना है। अब सब लोग मिलकर डिसाइड करते थे, तो जब अंतिम निर्णय होगा तो ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, सबके मुखियाओं में से कोई एक मुखिया सबसे ज्यादा प्रभावशाली हो, है ना। उसी तरीके से जो सुकरचकिया मिसल थी उसके जो मुखिया थे उनका प्रभाव बाकी सारी मिसलों पे सबसे ज्यादा था, और उनका नाम था राजा रणजीत सिंह, और उन्होंने फिर पंजाब राज्य की नींव रख दी। तो सारी मिसलें मिलकर एक हो गई, और सुकरचकिया मिसल के जो प्रमुख थे राजा रणजीत सिंह, महाराज रणजीत सिंह कहा जाता था उन्हें, महाराजा रणजीत सिंह, ठीक है, उन्होंने पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य की उन्होंने स्थापना की। ठीक है, तो एक सुधारवादी आंदोलन, फिर धर्म का रूप लिया, फिर सैन्य समूह बना, फिर छोटे छोटे स्थानीय राजनीतिक समूह बने, फिर सब मिल गए, और इनके एक जो मुखिया थे, एक मिसल सुकरचकिया मिसल, उनके जो प्रमुख थे राजा रणजीत सिंह, उन्होंने पंजाब राज्य की स्थापना की। और महाराज रणजीत सिंह का बहुत ज्यादा प्रभाव था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत डरती थी इनसे, ठीक है, बहुत ज्यादा डरती थी। उनको पता था कि जब तक उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में राजा रणजीत सिंह बैठे हुए हैं तब तक हम यहां से बाहर नहीं निकल सकते, मतलब बाकी क्षेत्रों का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो जितने समय तक राजा रणजीत सिंह का शासन रहा तब तक ब्रिटिशर्स इनके साथ सहयोग करते रहे, आपस में समझौते हुए, बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, संघर्ष नहीं हुए, लड़ाई झगड़े नहीं हुए, सहयोग किया गया, संधियां की गई। और जैसे ही राजा रणजीत सिंह गए वैसे ही इन्होंने पंजाब को अपने अधीन कर लिया, ठीक है। तो इसे धर्म के रूप में अलग से पढ़ेंगे, तब डिटेल में बताऊंगी कि कौन कौन से धर्म गुरु आए, उन सबका क्या योगदान रहा। ये हो गए नए राज्य। अब आ जाइए स्वतंत्र राज्यों पर, थोड़ा स्पेस छोड़ देना, फिर लिखो स्वतंत्र राज्य।
और स्वतंत्र राज्य में हम सबसे पहले देखेंगे राजपूत राज्य। ये कौन से क्षेत्र में थे? इनका क्षेत्र, अब ये कोई एक राज्य तो था नहीं, छोटे छोटे राजपूत घराने थे, ठीक है। तो इनका क्षेत्र कौन सा था? मेनली राजस्थान। बेटा अभी किसकी बात कर रहे हैं हम? हाँ, तो मेनली राजस्थान, सम पार्ट्स ऑफ गुजरात एंड मालवा। ठीक है, मेनली राजस्थान। समझ में आ रहा है? कुछ पूछना चाहते हैं? ठीक है, राजस्थान, मेनली राजस्थान में थे। अब इनको स्वतंत्र राज्य क्यों कहा गया? क्योंकि मुगलों के समय से ही, जब मुगल साम्राज्य हुआ करता था, तब से राजपूत और मुगल इन दोनों के बीच में मैत्रीपूर्ण समझौता था, मैत्रीपूर्ण व्यवहार था। ठीक है, और जो राजपूत राज्य थे, इनको अकबर की तरफ से, अकबर ने क्या कहा था? इनको वतनदार, क्या कहा जाता है इनको? वतनदारी सिस्टम इनके ऊपर लागू किया था, इनके ऊपर वतनदारी व्यवस्था लागू की थी। अब वतनदारी व्यवस्था क्या होती? वतन का मतलब क्या समझते हो आप? वतन मतलब, जब हम कहते हैं वतन मतलब हमारा, हमारा क्षेत्र, हमारी भूमि, है ना। तो वतन का मतलब क्या होता है? किसी एक भौगोलिक क्षेत्र से लगाव होना। ठीक है, तो ये जो सिस्टम था, वतनदारी सिस्टम, इस सिस्टम में अकबर ने राजपूत के लिए ये व्यवस्था लागू की कि आप मित्रता हमारे साथ रख रहे हैं, अपने क्षेत्र में आप शासन करने के लिए कैसे रहेंगे? स्वतंत्र रहेंगे। मतलब जितने राजपूत राज्य थे, अधिकांश जिनके मित्रता पूर्ण, मतलब पूर्ण व्यवहार था, अच्छे संबंध थे मुगलों के साथ, उनको वतनदार घोषित किया गया कि ये अपने क्षेत्र में, जो इनका क्षेत्र है, जो इनका राज्य क्षेत्र है, उसमें ये खुद ही शासन करते रहेंगे, उसमें किसी भी तरीके का मुगलों का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो इनको अपना शासन स्वतंत्र रूप से चलाने की अनुमति थी। ठीक है, और इन्होंने पूरा सहयोग किया था किसमें? मुगल को, मुगल जो राज्य था उसको साम्राज्य बनाने में। ठीक है, क्योंकि जितने भी उनके अटैक हुए, चाहे वो गुजरात की तरफ, बंगाल की तरफ, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की तरफ, अफगानिस्तान की तरफ भी जितने भी अटैक हुए, उसमें ज्यादातर नेतृत्व में कौन थे? राजपूत थे। ठीक है, तो इसको इतना ही पढ़ना है, काफी है। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ी केरल। ठीक है, केरल। जब पुर्तगीज के बारे में हम पढ़ रहे थे, पुर्तगालियों के विषय में पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था जो केरल वाला जो क्षेत्र था, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ था, 3 छोटे छोटे राज्य थे यहाँ पर, है ना। कौन कौन से थे जरा याद है तो बताइए? कालीकट, कोचीन और त्रावणकोर। अच्छा, नॉर्थ टू साउथ बताइए, उत्तर से दक्षिण की तरफ बताइए। सबसे पहले काली, हाँ अभी हाँ, यही है। त्रावणकोर के बारे में श्योर होंगे, ये तो सदर्न पार्ट है, सदर्न मोस्ट। सोच लो, बताइए, आप बताइए, पहली क्लास से यहाँ ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या? आप, अब आप ऐसे मत बोलिए, पढ़ा तो था पर ध्यान से नहीं पढ़ा, ये तो वो वाली बात होगी, एक जोक है, एक थोड़ा हिस्ट्री को लेके। एक बार किसी ने, एक गुरुजी ने पूछ लिया अपने समझदार बच्चों से, चहेते बच्चे होते ना क्लास में, कुछ उनसे पूछ लिया, अच्छा बेटा बताओ बाबर भारत में कब आया था? और वो बड़ा सोचते सोचते खड़े हुआ, अपने अगल बगल में देखे कि जल्दी से कोई बोल ही दे। आसपास के सहयोगी थे लेकिन उसके जैसे ही थे, किसी को नहीं पता था, किसी ने कुछ नहीं बोला। धीरे 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 खड़े होते हैं ना जो ऐसे
कई बार होता है ना, एक्टिंग ऐसे करते हैं कि धीरे धीरे किताब रखेंगे, फिर पेन वैन रखेंगे, फिर अच्छे से कपड़े वपड़े यूं करेंगे, फिर खड़े होके फिर ऐसे ऐसे देखेंगे कि तब तक कोई ना कोई तो बोल ही देगा, लेकिन उस किसी ने नहीं बोला। गुरुजी ने फिर कहा बताओ बाबर कब आया था? उसने कहा बाबर आया तो था आया तो था, पर कब आया था वो याद नहीं है तो वैसे मत करना, जो पढ़ लिया है कि मैम पढ़ तो लिया, रिवीजन भी कर लिया, पर याद नहीं हुआ, तो पढ़ लेते और रिवीजन कर लेते तो याद हो जाता। तो अब बताइए, कालिकट, कोचीन और त्रावणकोर, इन तीनों में से जो त्रावणकोर है, जो त्रावणकोर था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर था। ठीक है, त्रावणकोर राज्य सबसे ज्यादा पॉपुलर था। तो केरल में हम किसको पढ़ेंगे अभी? त्रावणकोर के बारे में पढ़ेंगे। ये केरल का दक्षिणतम राज्य था, लिखो दक्षिणतम, सदर्न मोस्ट, केरल का दक्षिणतम राज्य था, दक्षिणतम। और यहां पर अब ऐसा देखो, एक तो होता है कि हम किसी भी राज्य के बारे में सारे राजाओं के बारे में पढ़ें, सबके बारे में, वो नहीं, हमें सिर्फ मुख्य मुख्य चीजें पढ़नी है ताकि उसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। क्योंकि हमारी पूरी जो तैयारी है, पूरी जो क्लासेस होंगी वो यूपीएससी के एग्जाम के अकॉर्डिंग होगी, तो जहां जितना पढ़ना जरूरी है उतना ही पढ़ा जाएगा, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं आपको कहती हूँ बार बार क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो त्रावणकोर के जो प्रमुख राजा थे जो काफी प्रसिद्ध हुए, उनका नाम था राजा मार्तंड वर्मा। राजा मार्तंड, राजा मार्तंड वर्मा। और क्यों ये इतने ज्यादा प्रसिद्ध थे? क्योंकि इन्होंने राज्य की सीमा विस्तार के बजाय इन्होंने ध्यान दिया अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, परिवहन, मतलब विकास की तरफ इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। तो लिखो, इन्होंने राज्य विस्तार से अधिक महत्व अपने क्षेत्र के विकास को दिया। इन्होंने राज्य विस्तार से अधिक महत्व अपने क्षेत्र के विकास को दिया। इनके शासनकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात से संबंधित कार्य, विकासात्मक कार्य, किए गए। ठीक है, इनके बाद राजा मार्तंड वर्मा के बाद अगले जो प्रमुख राजा हुए यहाँ के, उनका नाम था राजा राम वर्मा। ठीक है, राजा राम वर्मा। इनके शासनकाल में, लिखो, इनके शासनकाल में त्रावणकोर राज्य, इनके शासनकाल में त्रावणकोर राज्य शिक्षा एवं संस्कृति का एक महान केंद्र, शिक्षा एवं संस्कृति का एक महान, शिक्षा एवं संस्कृति का एक, इनके शासनकाल के दौरान, इनके शासनकाल में त्रावणकोर शिक्षा एवं संस्कृति का एक महान केंद्र बना। ठीक है, साथ ही साथ व्यापारिक उन्नति भी हुई, साथ ही साथ व्यापारिक उन्नति भी हुई।
ठीक है, तो ये इनके विषय में पढ़ा। अब देखो इसी का प्रभाव रहा है ये कि आज भी केरल में ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है, डेवलपमेंट के ऊपर दिया जाता है। डेवलपमेंट में इंडिया में बाकी जितने भी स्टेट और यूटीज हैं उनमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किसका रहता है, हमेशा केरल का। ठीक है, क्योंकि उसी समय से, ठीक है, यहाँ पर शिक्षा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया, व्यापार की व्यापारिक उन्नति में बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया। अब नेक्स्ट लिखिए मैसूर। बस इतना ही काफी है, क्षेत्रीय शक्ति के बारे में थोड़ा आइडिया रखो बस। कालीकट और कोचीन के बारे में हमने पढ़ाई था कि पुर्तगीज जब आए थे तो यहाँ पर उन्होंने कालीकट में पहुंचे थे और कालीकट और कोचीन में उन्होंने अपनी फैक्ट्री, है ना, और बाद में किला बनाया था। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं मैसूर। अब मैसूर वाला जो क्षेत्र है बताइए मैप में कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेशन बताइए इसकी। हाँ, वर्तमान जो कर्नाटक राज्य है यहाँ पर पहले क्या था, मैसूर था। चलो मैप बनाओ फटाफट। छोटा ही बना लो बेटा, बना लो बस। ये क्षेत्र मराठाओं के अधीन, उसके बाद ये बताइए हैदराबाद। ठीक है, यहाँ पे मैसूर, और ये क्षेत्र हमने किस नाम से पढ़ा, कर्नाटक। ठीक है, मतलब तमिलनाडु का कोस्टल रीजन और आंध्र प्रदेश का भी काफी हिस्सा कर्नाटक क्षेत्र में शामिल होता है। कर्नाटक क्षेत्र के बाद आंध्र प्रदेश का कुछ हिस्सा और उड़ीसा, इसको क्या कहा जाता है, इसको नॉर्थ सरकार कहा जाता है। किस नाम, क्या कहा जाता था इसे, नॉर्थ सरकार। ये प्रशासनिक इकाइयां होती थी। सरकार, सरकार मतलब गवर्नमेंट नहीं होता यहाँ पे, सरकार मतलब इकाइयां। ठीक है, नॉर्थ सरकार कहा जाता था इसे। इसमें आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य का जो तटीय जो क्षेत्र है वो शामिल था, और यहाँ पर आंध्र प्रदेश और पूरा तमिलनाडु ये किस नाम से जाना जाता था, कर्नाटक। कर्नाटक। क्लियर। अब देखो ये जो मैसूर क्षेत्र है, यहां पर मैसूर से पहले इस क्षेत्र पर आप बताइए कौन सी राजनीतिक शक्ति थी, याद करिए। मराठा स्थापित हुए किसको रिप्लेस करके, यहाँ कौन थे, हाँ आदिल शाही। हाँ आदिल शाही किसका हिस्सा था, वो बहमनी के जो 5 थे उनमें से एक। तो मतलब ये जो बहमनी वाला क्षेत्र था यहाँ पे कौन स्थापित हो गया, यहाँ पे मराठा हो गए। ये हैदराबाद यहाँ पर निजाम, है ना। ये वाला जो क्षेत्र है कर्नाटक वाला, यहाँ पे कौन सी राजनीतिक शक्ति थी, शाबाश, विजयनगर। तो जहां पर मैसूर राज्य की स्थापना हुई, यहाँ पर पहले विजयनगर राज्य हुआ करता था, विजयनगर एम्पायर, साम्राज्य। तो विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात, लिखो फटाफट लिखो, विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात दक्षिण भारत में मैसूर राज्य की स्थापना हुई। ठीक है, और इस क्षेत्र में मैसूर राज्य में वाडियार वंश का शासन था। किसका,
एक तो होता है राज्य, क्षेत्र मतलब स्थान का नाम, दूसरा होता है उस स्थान पर किस वंश ने शासन किया। तो कौन से वंश का शासन था? वाडियार। तो इस क्षेत्र पर वाडियार वंश का शासन था। ठीक है, तो वाडियार वंश के राजा, ये हिंदू शासन था। विजयनगर भी कैसा था? ये भी हिंदू, और वाडियार वंश ये भी हिंदू राज शासन था। कहते हैं कि वाडियार वंश के दौरान जो राजा थे, इन्हीं के दौरान मतलब इनके वंश में ही एक राजा थे, उनका नाम था कृष्ण राजा वाडियार। कृष्णा राजा, लिखो, कृष्णा राजा वाडियार के शासन काल में कृष्ण राजा वाडियार के शासन काल में इनके एक अधिकारी हैदर अली, इनके एक अधिकारी हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर, हैदर अली ने अपनी योग्यता के बल पर उच्च पद को प्राप्त किया। हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी अधिकारी थे। महत्वाकांक्षी, बहुत एम्बिशियस। महत्वाकांक्षी मतलब कि जिसको जितनी शक्ति प्राप्त हो गई है वो क्या प्रयास करता है, अब इससे भी ज्यादा शक्ति मेरे पास हो, इससे ज्यादा क्षेत्र मेरे पास हो। ठीक है, तो हैदर अली बहुत महत्वाकांक्षी अधिकारी थे। अधिकारी के पद पे थे, सैन्य विभाग में थे, सेना में थे ये। ठीक है, अब जैसे जैसे अपनी योग्यता के आधार पर इनको पदोन्नति मिलती चली गई, जैसे जैसे प्रमोशन होता चला गया, तो ये हाई रैंक पे एक मिलिट्री ऑफिसर बन गए। अब इनकी जो महत्वाकांक्षाएं थी उन पर कृष्ण राजा वाडियार के एक मंत्री की नजर थी। उनको ये समझ में आ रहा था कि जिस गति से ये पदोन्नति लेते जा रहे हैं, जितना ज्यादा ये हाईलाइट हो रहे हैं, इनके उद्देश्य कुछ अलग होंगे। तो कृष्ण राजा वाडियार के मंत्री थे, उनका नाम था नंजराज। नंजराज, लिखो, कृष्ण राजा वाडियार के मंत्री नंजराज को हैदर अली के उद्देश्यों पर संदेह था। अब जिसे संदेह होगा वो क्या करेगा, बार बार उसकी पोजीशन को रोकने की कोशिश करेगा, रोक टोक करेगा, प्रश्न पूछेगा बार बार। अब हैदर अली को बर्दाश्त नहीं था कि मुझसे कोई सवाल पूछे। उसे ये लगता था कि जब तक ये व्यक्ति बैठा हुआ है, ये हमेशा ही क्या करेगा, ये मुझे उस लेवल पे नहीं पहुंचने देगा। तो हैदर अली ने 1761 में नंजराज को हटाया। ठीक है, 1761 में इन्होंने नंजराज को हटाया, और नंजराज को हटा के इनको अपनी कैद में ले लिया। राजा को अपनी कैद में ले लिया। लिखो, 1761 के दौरान, हाँ 61, हैदर अली ने नंजराज को हटाकर राजा को अपनी कैद में लिया। अब देखो, 5 साल, अगले 5 वर्षों तक राजा रहे कौन? प्रतीक के रूप में राजा यही रहे, लेकिन शक्ति किसके नियंत्रण में थी? वो हैदर अली के नियंत्रण में थी। अगले 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक मंत्री नंजराज को हटाकर राजा को अपनी कैद में ले लिया, और अगले 5 वर्षों तक शासन पर अपना नियंत्रण बनाए रखा।
और उसके पश्चात स्वतंत्र मैसूर की स्थापना कर दी। और उसके पश्चात स्वतंत्र मैसूर की स्थापना कर दी और स्वयं को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, अब हैदर अली बन गए मैसूर के सुल्तान। हैदर अली जो थे बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट के थे। प्रोग्रेसिव माइंडसेट कैसे? इनको शुरुआत से लगता था कि जो सेना है वो तकनीकी रूप से ज्यादा विकसित होनी चाहिए। हैदर अली ने शुरुआत से तो ये फ्रेंच को बड़ा फेवर करते थे, जो फ्रांसीसी कंपनी थी उसको बहुत फेवर करते थे, ताकि मैसूर की जो सेना है उसको अच्छे प्रशिक्षण मिले, तकनीकी रूप से वो काफी विकसित हो जाए। और ये बात किसको पसंद नहीं थी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पसंद नहीं थी। तो मैसूर किसका दुश्मन बन गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बन गया। ठीक है, हैदर अली के बाद जो अगले इनके उत्तराधिकारी आए उनका नाम था टीपू सुल्तान। लिखो, हैदर अली के पश्चात उनके उत्तराधिकारी के रूप में टीपू सुल्तान शासक बने। ये दोनों ही फ्रांसीसी विचारधारा के पक्षधर थे, मतलब फ्रेंच की जो आइडियोलॉजी थी उसको बहुत फेवर करते थे। ये दोनों ही फ्रांसीसी विचारधारा के पक्षधर थे। ठीक है, देखो, फ्रांसीसी कंपनी की मदद से इन्होंने अपनी सेना को आधुनिक प्रशिक्षण दिलवाया। ठीक है, अब इनके क्षेत्र में फ्रेंच का इन्फ्लुएंस था, तो ये किसके शत्रु बन गए? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो अभी इसको यहीं, इस कथा को यहाँ समाप्त करते हैं। ठीक है, और फिर अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो फिर हम पढ़ेंगे ब्रिटिश और फ्रेंच इन दोनों की राइवलरी और आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध। ठीक है, कर्नाटक युद्ध। चलिए, तो समझ में आ गया ना यहाँ तक? रिवाइज करके आना, एनसीईआरटी बुक पढ़ना है, टेस्ट लिया जाए आपका। साढ़े 4 बज गए हैं। आज देंगे टेस्ट? आज नहीं देंगे, चलो कोई बात नहीं, आज छोड़ देते हैं। तैयारी करके आना, ठीक है, तैयारी कर लेना। सैटरडे आपका टेस्ट होगा, लेकिन उस दिन बहाना नहीं चलेगा, और मुझे बहुत उम्मीदें हैं आप अच्छे से पढ़ाई करोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।